बच्चों आज जो हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 की बात कर रहे हैं सेकंड बुक की यानी चैप्टर नंबर 6 की। तो उसमें हमने पढ़ा था हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। लास्ट जो हमने फिनिश किया था वो भौतिक गुण के बारे में हमने फिनिश किया था। आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है रासायनिक गुण के बारे में। और क्या क्या रहेंगे देखें। तो रासायनिक गुण की बात करें, रासायनिक गुण में हम सबसे पहले जो सीखेंगे वो सीखेंगे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो पहला जो पार्ट है वो हमारे पास है नाभिक रागी। रागी को हम स्नेही भी बोल सकते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दोनों बातें एक ही हैं। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे हमारे पास होगा उसे हम बोलते हैं विलोपन अभिक्रिया, और जो थर्ड नंबर पे हमारे पास होगा वो होगा धातु के साथ क्रिया। तो आज जो हम फिलहाल पहले फर्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इससे पहले कि ये टॉपिक शुरू करूं मुझे दो चीजें बतानी है, मैं उसको साइड में यहाँ पे लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे, और उसके बाद मैं इसको रफ कर दूंगा। जब तुम 11वीं में थे तो तुमने पढ़ा होगा, एक तो था हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। एक चीज का ध्यान रखना, जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ये जो भी आप चैप्टर पढ़ोगे आगे जाके सब चैप्टर में ये काम आएगा, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लेना। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक हमारे पास होता था जिसको हम E+ से शो करते थे, ठीक है। और एक हमारे पास होता था नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही अभिकर्मक जिसको हम शो करते थे Nu-। तो Nu- को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल और E+ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कौन होते हैं और न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक स्नेही अभिकर्मक कौन होते हैं उसे समझें। अगर किसी के भी प्लस का चार्ज है यानी किसी के भी पास प्लस का आवेश है या किसी के भी पास खाली कक्षक है तो उसे हम बोलते हैं E+। तो जिसके पास भी तुम्हें प्लस का चार्ज दिखेगा और जिसके पास भी तुम्हें खाली बॉक्स दिखेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, E+ बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए बात करें, आपके पास है H+ यानी H के पास प्लस है, इसका मतलब ये काम करेगा E+ का। आपके पास है NO2+, इसके पास प्लस है तो ये काम करेगा E+ का। आपके पास है CH3+, इसका मतलब ये E+ का काम करेगा। आपके पास जहां भी आपको प्लस नजर आता हो या खाली बॉक्स की बात करें जैसे AlCl3, इसका संकरण होता है sp2, और हमें पता है पी में कितने बॉक्स होते हैं, 3 होते हैं, यानी इसका एक बॉक्स अभी भी खाली पड़ा हुआ है। तो इसके पास खाली बॉक्स है, इसका मतलब ये भी काम करेगा किसका, E+ का। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, मैंने थोड़े बहुत एग्जाम्पल लिए हैं तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। जिसके पास भी प्लस का आवेश होगा या जिसके पास भी खाली बॉक्स होंगे वो काम करेगा किसका, E+ का। अब बात करते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक कौन होंगे। तो ये ध्यान रखेंगे कि वो होंगे जिनके पास माइनस का आवेश हो या जिनके पास लोन पेयर हो। लोन पेयर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो लोन पेयर को हम ये बोलते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे जिसके पास भी माइनस का चार्ज होगा या जिसके पास भी लोन पेयर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, Nu- बोलेंगे। और मैं ये बार बार इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक स्नेही अभिकर्मक नहीं लिखूंगा, हमेशा E+ या Nu- लिखूंगा, तो आप अपने आप समझ जाना कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो जैसे माइनस की बात करें तो F-, Cl-, Br-, I-, OH-, Cn-, जिसके पास भी माइनस का चार्ज हो। लोन पेयर की बात करें तो जैसे अमोनिया है, अमोनिया में N के पास एक लोन पेयर होता है। पानी है, पानी में O के पास 2 लोन पेयर होते हैं। इसका मतलब जिसके पास भी लोन पेयर या माइनस का चार्ज होगा वो कौन होगा, Nu-। बस यहाँ पे एक बात बताने लायक है, वो क्या है कि E+ वो होते हैं जो पुअर होते हैं, इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। Nu- वो होते हैं जो कि रिच होते हैं, इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो पुअर वाले कौन होंगे, E+ वाले, और रिच वाले कौन होंगे, Nu- वाले। अब एक और चीज को समझें, जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि मुझे
ई प्लस और ई प्लस के बीच में अभिक्रिया करनी है, तो एक सोचने वाली बात है, ये भी पुअर है, ये भी पुअर है, यानी दोनों के दोनों गरीब हैं, तो गरीब और गरीब के बीच में कोई अभिक्रिया नहीं होगी। सेम बात करें एनयू माइनस और एनयू माइनस, तो यहां ये रिच है और ये भी रिच है, यानी अमीर और अमीर के बीच भी कोई क्रिया नहीं होगी। तो ध्यान रखेंगे कि एक अमीर होना चाहिए और एक गरीब होना चाहिए, तब जाके रिएक्शन हो पाएगी, क्योंकि तुम पढ़ चुके हो प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। प्लस प्लस के बीच में प्रतिकर्षण होता है, माइनस माइनस के बीच में प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण का मतलब होता है दूर जाना और आकर्षण का मतलब होता है पास आना। इसका मतलब है जहां भी एनयू माइनस और ई प्लस होगा, इसका मतलब वहां पे क्रिया होगी। अब ध्यान रखेंगे कि तीर कहां से कहां चलेगा, तो हमेशा माइनस से प्लस की तरफ एरो चलेगा। इसको हम बोलते क्या है, क्रिया विधि। तो जब हम क्रिया विधि सीखेंगे तो उसमें इस एरो को आपको याद रखना है कि एरो कहां से कहां चलता है। तो ध्यान रखेंगे एनयू माइनस से ई प्लस की तरफ एरो चलता है। अच्छा, अब एक बात सुने, अगर मेरे पास पदार्थ है ई प्लस, माना मुझे इसकी क्रिया किसी के साथ करानी है, तो सामने वाला एनयू माइनस होना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगर हमारे पास खुद का जो हम पदार्थ यूज कर रहे हैं, अगर वो गरीब है, तो हमें सामने जो है अमीर वाले को ढूंढना है। तो यहां तुम्हें दिख रहा है कि भाई एनयू माइनस है तो अमीर तो है ही, और मान के चलो किसी में माइनस ना हो, छुपा हुआ है कहीं माइनस, तो हम माइनस वाले को ढूंढेंगे। इस चीज को ध्यान रखेंगे। सेम अगर मेरे पास एनयू माइनस वाला कोई भी पदार्थ है, तो मैं ई प्लस वाले को ढूंढूंगा। अगर ई प्लस मुझे डायरेक्टली दिया हुआ है तब तो कोई बात नहीं है, और डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है तो फिर मुझे प्लस वाला जो पार्ट है वो ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, देखें कैसे पहचानेंगे हमारा पदार्थ कौन सा है। तो देखें, हम जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं 12th के लिए, ये सारा कुछ 11वीं का बेसिक था। अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, ना पढ़ा हो तो पहले इसको पढ़ लेना। मैंने पहले कह दिया है कि जो हम बुक पढ़ रहे हैं उसमें काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगा। टॉपिक का नाम है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मैंने बोला है रागी को हम स्नेही भी बोल सकते हैं। हेडिंग को देख के समझ में आता है कि इसके साथ अभिक्रिया होनी है। नाभिक रागी या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इस हेडिंग को देख के समझ में आता है कि इसके साथ क्रिया होनी है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि भाई जब जब कोई हेडिंग आएगी इसका मतलब है उसके साथ क्रिया होगी, तो यह बात सत्य है। इस चीज को ध्यान रखना, जो हेडिंग है उसी के साथ ही रिएक्शन होनी है। अब हेडिंग को देख के समझ में आता है कि एनयू माइनस के साथ रिएक्शन होनी है, तो हमारा जो पदार्थ है वो कैसा होना चाहिए, ई प्लस होना चाहिए। अगर डायरेक्टली ई प्लस दिया है तो ठीक है, और नहीं है तो ढूंढना पड़ेगा। चलो देखें, इसमें हमारे पास दो केस आएंगे। पहला SN1 अभिक्रिया, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। एक हम पढ़ेंगे इसमें SN1 और एक पढ़ेंगे SN2। अब SN1 का मतलब क्या है, ये 1 को हम बोलते हैं एकाणुक। एकाणुक S और M, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये SN1 का हो गया नाम। अब सबने पढ़ा है कोटि, तो ये एकाणुक जो शब्द है इसका मतलब है कि इस अभिक्रिया की जो कोटि होगी वो एक होगी। कोटि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरी वीडियो देख लेना, वहां मैंने कोटि आपको पढ़ाया हुआ है, कैसे चेक करते हैं वो भी मैंने सिखा हुआ है। तो एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सी होगी, SN1। अब ये अभिक्रिया क्या क्या कहती है देखें। सबसे पहले हम लेंगे RX, तो R मान लो मेरे पास ये CH3 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 और X मान लो Cl है। क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो हमें RX तो लेना पड़ेगा। RX को हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। अब मुझे इसकी अभिक्रिया करनी है KOH, और नीचे मैंने लिख दिया जलीय, जलीय KOH। अब होगा क्या देखें, K और Cl यहां से हमने कर दिया बाहर, बचा OH। OH को हम इस कार्बन पे जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा CH3 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 OH और KCl बाहर हो जाएगा। तो आई होप इतना पार्ट आपको समझ में आया होगा। अब मुझे जो बताना है वो क्या बताना है कि रिएक्शन कैसे हुई है ये, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे क्रिया विधि। क्रिया विधि, अब क्रिया विधि देखें। मैंने बोला है कि जब टॉपिक का नाम नाभिक है तो इसका मतलब है एनयू माइनस के साथ क्रिया होगी। अब एनयू माइनस के साथ क्रिया होगी तो इस रिएक्शन के अंदर ना तो मुझे कहीं एनयू माइनस
दिख रहा है और ना ही कहीं E प्लस दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस KOH को तोड़ूंगा, पर तोड़ने से पहले मुझे यह पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें मुझे याद होनी चाहिए। क्रियाविधि में 2 स्टेप रहेंगे। पहला जो स्टेप है वो है कार्ब धनायन का निर्माण, और यह अभिक्रिया जो होगी मंद होगी, यानी पहले हम बात कर रहे हैं, इसको हम बोल देते हैं प्रथम चरण। प्रथम चरण, तो जो प्रथम चरण होगा इसमें क्या होगा, कार्ब धनायन का निर्माण होगा। यह चरण कैसा होगा, मंद होगा और RDS होगा। RDS को हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब वो चरण जिससे मुझे अभिक्रिया की कोटि के बारे में पता चलेगा। तो ये 3 बातों का ध्यान रखेंगे। क्यों, इसका कारण यह है कि जो हम नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं उसमें हमें पता है कि Nu- के साथ क्रिया होगी तो हमारा पदार्थ कैसा होना चाहिए, E प्लस होना चाहिए। और प्लस वाले कौन होते हैं हम पढ़ चुके हैं। अगर मान लो कार्ब धनायन लिखा है, इसका मतलब कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज होना चाहिए। कार्बन के ऊपर अगर प्लस का चार्ज होता है तो हम क्या बोलते हैं, कार्ब धनायन बोलते हैं। इसका मतलब यहां हमारे पास E प्लस आ जाएगा। अब टॉपिक क्योंकि नाभिक रागी है तो Nu- को भी ढूंढ लेंगे। चलो फिलहाल देखें, द्वितीय जो चरण होगा, द्वितीय चरण में क्या होगा, द्वितीय चरण तेज होगा यानी फास्ट होगा। और अगर हम बात करते हैं द्वितीय चरण की तो इससे RDS यानी इससे कोटि के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। होता क्या है, Nu- का आक्रमण होगा किसके ऊपर, कार्ब धनायन के ऊपर, कार्ब धनायन के ऊपर। आई होप ये दोनों चरण मैंने लिख दिए, आपको समझ में आए होंगे। पहला स्टेप रहेगा, चरण को हम क्या बोलते हैं, स्टेप। पहले स्टेप में क्या है, कार्ब धनायन बनाएंगे, ये स्टेप मंद होगा और RDS होगा। दूसरे चरण में क्या होगा, जो स्टेप है वो तेज होगा और न्यूक्लियोफाइल यानी Nu- नाभिक स्नेही अभिकर्मक का आक्रमण होगा किसके ऊपर, कार्ब धनायन के ऊपर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फिलहाल इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या क्या चीजें होंगी। देखिए, तो हमारे पास पहला जो चरण है वो है कार्ब धनायन का निर्माण। इससे पहले देखें, ये मेरे पास RX है, ये मेरे पास KOH है। सबको पता है कि KOH टूटता है कैसे, K प्लस में और OH माइनस में। अब आप यहां ध्यान से देख सकते हो तो OH पे कौन सा चार्ज है, माइनस का। माइनस वाले कौन होते हैं, Nu- होते हैं। इसका मतलब अगर मैं Nu- मिल चुका है, मेरा पदार्थ कौन है, RX है, और मैं इस पदार्थ की क्रिया इसके साथ करना चाहता हूं तो मेरे इस पदार्थ में मुझे प्लस वाला ढूंढना पड़ेगा। फिर से कह रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा हो तो हमारा पदार्थ है हेलोएल्केन चैप्टर, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो हमारा पदार्थ है RX। अब हमारे पदार्थ को इसके साथ क्रिया करनी है, हेडिंग है नाभिक, इसका मतलब है Nu-। इसका मतलब यहां से मुझे Nu- ढूंढना है और यहां से मुझे E प्लस ढूंढना है। तो आई होप ये पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले पहले चरण की बात करें तो ये हो गया CS3, CS3, CS3 और ये Cl। तो देखें, प्रथम स्टेप की बात करें तो क्या बनेगा, कार्ब धनायन बनेगा, मंद होगा, RDS होगा। तो मैंने ऊपर लिख दिया यहां मंद और यहां लिख दिया RDS। और अब बनाएंगे क्या, कार्ब धनायन। अब सबको पता है धनायन का मतलब प्लस होता है। Cl और कार्बन में नेगेटिव ज्यादा कौन होता है, Cl होता है। तो Cl ये बंद को अपने साथ लेके बाहर निकल जाता है। तो जब ये Cl इस बंद को अपने साथ लेके निकलेगा तो Cl पे आ जाएगा माइनस, और इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन ये लेके भाग गया तो इस कार्बन पे प्लस का चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से अगर देखें तो कार्बन पे प्लस का चार्ज आ जाएगा, इसका मतलब है E प्लस बन चुका है, यानी कार्ब धनायन बन चुका है। और यही हमारा टास्क था कि सबसे पहले हम क्या अपने पदार्थ में ढूंढेंगे, E प्लस, और सामने वाले में Nu-। तो सामने वाले में Nu- हम ढूंढ चुके हैं। तो पहले स्टेप तो ये हो गया। अब बात करते हैं दूसरा स्टेप तेज होगा और Nu- का आक्रमण होगा कार्ब धनायन के ऊपर। तो कार्ब धनायन ये रहा, CS3, CS3, CS3 पॉजिटिव, और इसके ऊपर आक्रमण होगा किसका, Nu- का। तो Nu- ये रहा यानी OH माइनस,
और हमेशा तीर कहां से कहां, माइनस से प्लस की तरफ चलेगा। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 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 OH। और क्योंकि चरण नंबर 2 है तो ये कैसा होगा, तेज होगा। चलो यहां तक तुम्हें सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखें हमारे पास K+ अभी बाकी है, यहां से Cl- बाकी है, इसको हम लास्ट में जोड़ सकते हैं, K+ Cl-, तो क्या बन जाएगा, KCl बन जाएगा। अब ध्यान से देखें, मैंने बोला जो पहला जो स्टेप है फर्स्ट वाला, ये कैसा होगा, मंदोगर RDS होगा, यानी यहां से कोटि के बारे में पता चलेगा। तो कोटि के लिए हम वेग नियम लिखते थे, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप एक बार देख लेना। वेग नियम के अनुसार ये हो गया R, यानी वेग समानुपाती हुआ Rx की सांद्रता के, क्योंकि Rx पहले स्टेप में आ रहा है और पहले स्टेप से हमें क्या पता लगेगा, कोटि। जबकि मैं बात कर रहा हूं OH- यानी Nu- दूसरे स्टेप में आ रहा है जो कि तेज है। तो हमें भी कभी भी कोटि निकालनी होती है तो हम मंद वाले स्टेप से निकालते हैं। मंद वाले स्टेप में अगर ये OH- होता तो हम इसको भी यूज कर लेते। इसका मतलब है पहले स्टेप में क्योंकि OH- नहीं है तो OH- की पावर 0 कर दी। अब समानुपाती का साइन हटेगा तो एक स्थिरांक आएगा, यानी के, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक। ये क्या हो गया, Rx। जिसकी पावर 0 होता है उसका मतलब 1 होता है, इसका मतलब कुछ है नहीं। तो सिंपल क्या बच गया, R = K × Rx। अब देखें Rx की पावर कितनी है, यहाँ पे 1, इसका मतलब इसकी कोटि कितनी हुई है, इसकी कोटि हुई 1, इसलिए SN1 में 1 का मतलब हो गया एकाणु, यानी ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। तो पेपर में कैसा आता है, SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। तो ये इसकी रिएक्शन हो गई पूरी, और क्रियाविधि हमने यहां से शुरू इसकी कर दी है। क्रियाविधि में 2 स्टेप होते हैं, ध्यान रखेंगे, और दोनों स्टेप में पहला स्टेप ये हो गया, सेकंड स्टेप ये हो गया। अब तुम्हें यहां से क्या चीज और जाननी है उस चीज को भी समझे। ये सारी चीजें हमने करी हैं। मैं जब इस क्रियाविधि को यहां पे देखता हूं तो इसकी जब इसके साथ क्रिया होती है तो ये बनता है एल्कोहल, तो ये बन गया एल्कोहल, और क्या बनता है, KCl, ये बन गया KCl। तो ये जो क्रियाविधि है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आखिरकार ये जो उत्पाद बना है कैसे बना है, क्या क्या इनके बीच में क्रिया होगी। यहां तो हमने बॉक्स बनाया, बॉक्स बना के डायरेक्ट कर दिया बाहर, पर इससे मुझे ना तो E+ समझ में आ रहा कौन है, ना Nu- समझ में आ रहा कौन है, किसने किस पे अटैक किया है ये मुझे समझ में नहीं आता। ये जो अभिक्रिया है वो कौन सी कोटि की होगी ये मुझे समझ में नहीं आता। कौन से स्टेप से पता करते हैं कोटि कौन सी होगी। तो ओवरऑल क्रियाविधि का मतलब होता है वो सारी चीजें जानना जिसके बारे में हम इस रिएक्शन को देख के बता नहीं पा रहे हैं। तो क्रियाविधि का मतलब है अब हम ये इजीली बता सकते हैं इस रिएक्शन के अंदर क्या क्या चीजें हुई होंगी। तो आई होप ये सारा पार्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ने वाले कहां हैं, पहला मैंने क्वेश्चन बोला पेपर में क्या आता है, SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। तो जब SN1 की क्रियाविधि की बात आएगी तो यहां से शुरू हो जाएंगे और यहां तक कर देंगे, ठीक है। अब अगर ऐसे नहीं आएगा तो फिर कैसा आएगा देखें। अब मैं इस सारा कर देता हूं। देखें तो हेडिंग है SN1 को प्रभावित करने वाले कारक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि पेपर में क्या आएगा, मतलब यह पूछा जाएगा किसमें अभिक्रिया SN1 फास्ट हो रही है और किसमें SN1 स्लो हो रही है, आपसे यह पूछा जाएगा, ठीक है। किसमें SN1 फास्ट होगी और किसमें स्लो होगी। तो पहला देखें, पहला हमारे पास है अभिकारक कैसा होना चाहिए, अभिकारक कैसा होना चाहिए। तो अभी जो तुमने अभिकारक लिया था वो कौन था, RX था। अभी जो अभिकारक लिया था वो RX था। तो RX में R कौन हुआ, देखें R हम क्या क्या लेंगे, सबसे पहले ये सबको मैं पढ़ा चुका हूं, इसे हम बोल देते हैं बेंजिल समूह। इसके बाद नंबर 2 पे इसे हम बोल देते हैं एलिल समूह। इसके बाद 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मेथिल। तो इसको हम बोलते थे कि भाई जो बेंजिल है उसके बाद एलिल है, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मेथिल। ये क्रम है SN1 का। मतलब जहां पे बेंजिल समूह होगा
वहां पे SN1 जो होगी वो फास्ट होगी, एलिसम ऊपर थोड़ी सी स्लो होगी, 3 डिग्री पे ज्यादा होगी, मतलब इससे कम होगी, इससे भी कम होगी, तो फिर 3 पे, फिर 2 पे, फिर 1 पर, फिर मैथिल पे, ये क्रम रहेगा, इसको ध्यान रखेंगे। सबसे फास्ट यहां होगी और सबसे स्लो यहां होगी। दूसरा है निकलने वाला ग्रुप, निकलने वाला ग्रुप। अब निकलने वाला ग्रुप का मतलब है RX में से निकल कौन रहा है, RX में से X निकल रहा था, यानी Cl निकला था, तब जाके कार्बोनाइन बना था। अब ये X जितनी जल्दी निकलेगा उतनी जल्दी कार्बोनाइन बनेगा, यानी उतनी रिएक्शन फास्ट होगी। तो सबसे पहले हम बात करें I माइनस की, फिर हमारे पास है Br माइनस, फिर Cl माइनस और फिर F माइनस, यानी I सबसे जल्दी निकलेगा, क्योंकि I का जो आकार होता है इन सभी में सबसे ज्यादा होता है, पढ़ चुके हैं। FClBrI समूह में ऊपर से नीचे जाने पर जो आकार है वो बढ़ता है, आकार बढ़ेगा तो बंध की लंबाई भी बढ़ेगी, और लंबे बंध कैसे होते हैं, कमजोर होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। इसका मतलब ये I वाला आसानी से बाहर निकल जाएगा। सबसे लेट बाहर निकलेगा F, इसका मतलब यहाँ पे कार्बोनाइन सबसे जल्दी बनेगा, यहाँ पे सबसे लेट बनेगा। इसका मतलब है SN1 यहाँ पे फास्ट होगी, यहाँ पे सबसे स्लो होगी। थर्ड हम बात करते हैं कि आपके पास Nu माइनस, यानी नाभिक स्नेही अभिकर्मक कैसा होना चाहिए। अब एक सोचने वाली बात है कि नाभिक स्नेही अभिकर्मक, आपने देखा कि जब हमने क्या लिखा, वेग नियम लिखा, तो उसमें RX आ रहा था और OH यानी न्यूक्लियोफाइल की पावर में 0 था। इसका मतलब है इसका कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक स्नेही अभिकर्मक, चाहे तुम प्रबल लो चाहे दुर्बल लो, इससे SN1 की क्रियाशीलता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है यहां हम लिख देंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फोर्थ हम बात करते हैं विलायक की, कि विलायक कैसा होना चाहिए। तो विलायक हम जनरली कौन सा लेंगे, ध्रुवीय प्रोटिक। तो यहां जो हम विलायक लेंगे वो कौन सा लेंगे, ध्रुवीय प्रोटिक लेंगे। ध्रुवीय का मतलब होता है जिसपे प्लस माइनस का चार्ज हो, और प्रोटिक का मतलब होता है यानी प्रोटॉन। H प्लस को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे कि H प्लस को हम प्रोटॉन बोलते हैं, और जिसपे आंशिक प्लस और आंशिक माइनस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुवीय बोलते हैं। तो ध्रुवीय प्रोटिक जैसा हमारे पास एग्जांपल हो गया पानी, तो पानी हमारे पास ये हो गया। O और H में नेगेटिव ज्यादा कौन होता है, H होता है, मतलब O नेगेटिव होता है ज्यादा, H पॉजिटिव होगा, तो इस पे आंशिक प्लस, इस पे आंशिक प्लस, और इस पे 2 आंशिक माइनस आ जाएगा, क्योंकि इस पे 2 प्लस है तो इस पे फिर 2 माइनस होना चाहिए। तो अब क्योंकि पानी पे प्लस और माइनस दोनों का आवेश है, इसका मतलब है जो पानी है वो कैसा होगा, ध्रुवीय होगा। बात समझ में आ रही होगी, इसका मतलब ध्रुवीय है। और प्रोटिक का मतलब प्रोटॉन होने चाहिए, तो प्रोटॉन भी है, इसका मतलब जो पानी है वो ध्रुवीय प्रोटिक का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, चलें अब जो तुम्हारे पास है मुझे बताना क्या है कि हम ध्रुवीय प्रोटिक क्यों लेते हैं। इसे भी देखो, देखें तो जैसे हमारे पास है RX, हेलोजन की बात करते हैं तो कार्बन से नेगेटिव होती है ज्यादा, तो हेलोजन पे तो माइनस और इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, यानी दोनों के दोनों कैसे हैं, ध्रुवीय हैं। अब मैं बात करता हूं पानी की, तो मान लो एक इस तरफ ले लिया पानी और एक इस तरफ ले लिया पानी। अब पानी भी कैसा होता है, ध्रुवीय होता है, तो हमने इस पे सारे आवेश लिख दिए, इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव और इस पे 2 नेगेटिव। अब हमें पता है प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। ये प्लस है और ये माइनस है, तो इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, आकर्षण होगा। तो होता यह है कि ये वाला पानी इस हेलोजन को इस तरफ खींचेगा, ये वाला पानी इस R को इस तरफ खींचेगा, तो इन दोनों के खींचने की वजह से जो बंध है वो कमजोर हो जाएगा और ये बंध टूट जाएगा, और टूटने के बाद यहां से कार्बोनाइन मिल जाएगा। इसका मतलब है जो पानी है ये इस RX के बंध को तोड़ने का कार्य करता है ताकि कार्बोनाइन बन सके। तो आई होप ये पानी का रोल आपको समझ में आया होगा। चलें अब जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, वो है अब हमारे पास क्वेश्चन। तो अब यहां से हम शुरू करने वाले हैं कि जो आपके पास क्वेश्चन होंगे SN1 किस में फास्ट होगी या किस में स्लो होगी, तो आपको बताना है तेज किस में होगी और मंद किस में होगी। तो एग्जांपल देखें, यानी क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन आपके पास है, सपोज करो एक दिया है CH3 CH2
CH2 CH2 Cl। एक आपके पास दिया है CH3 CH2 CH Cl CH3। एक आपके पास दिया है CH3 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 और एक ये Cl। तो ये हो गया आपके पास ऑप्शन ए, बी और सी। और आपसे पूछा गया है कि इनमें से SN1 सबसे फास्ट किस में होगी, SN1 सबसे फास्ट किस में होगी। तो आपको बताना है SN1 का क्रम, या तो बढ़ते हुए क्रम में लगा दो या फिर घटते हुए क्रम में लगा दो। तो देखें यहां हम बात करते हैं ये रहा R और ये रहा R। इसमें देखें 1 2 3 4 कार्बन 4 हैं, 1 2 3 4 कार्बन 4 हैं, 1 2 3 4 कार्बन 4 हैं। यहां पर हम बात करते हैं हेलोजन Cl और Cl। इसका मतलब अगर मैं दूसरे वाले से ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूं तो निकलने वाला ग्रुप Cl है, जो कि तीनों में सेम है। अगर तीनों में सेम है इसका मतलब है इससे हम ये चेक नहीं कर पाएंगे कि SN1 कहां पे फास्ट होगी या कहां पे स्लो होगी। इन दो से हम प्रश्न नहीं करने वाले, इस चीज को ध्यान रखना। प्रश्न जो हमें करने हैं वो पहले और दूसरे से ही करने हैं। अगर पहले से सॉल्व होता है तो ठीक है, दूसरे पे मतलब अगर पहले से सॉल्व नहीं हुआ तो दूसरे पे जाएंगे और दूसरे से सॉल्व नहीं हुआ तो पहले पे जाएंगे। अब मैं यहां देख रहा हूं तो सब में Cl आ रहा है, यानी Cl कॉमन है तो इस वजह से मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं ऊपर जाऊंगा। इन सभी में बेंजीन समूह है, नहीं है। एल्डिल समूह है, नहीं है। 3 डिग्री है कौन सा, ये वाला। डिग्री अगर आपने पढ़ी ना हो तो जो प्रीवियस वीडियो है पिछली वाली हो वहां पे आप जाके पढ़ लें कि डिग्री हम कैसे चेक करते हैं। तो इसकी डिग्री है 3, इसकी हम बात करते हैं तो Cl की डिग्री है 2, इस Cl की बात करते तो डिग्री है 1। तो इसका मतलब है यहाँ पे 3 to 1 डिग्री से हम चेक कर सकते हैं कि कहां पे SN1 फास्ट होगी। तो सबसे फास्ट कहां होगी, सी में, क्योंकि 3 to 1 है तो 3 ये है, 2 ये है, 1 ये है। तो इसका मतलब है सबसे फास्ट होगी सी में, उसके बाद होगी बी में और उसके बाद होगी ए में। तो आपके पास जो क्रम है वो ये आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो हम एक काम करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करने शुरू करते हैं और पॉइंट नंबर 3 और 4 को मैं यहां से हटा देता हूं। देखें जैसे आपको दिया है क्वेश्चन ए, बी और ये सी, और फिर से वही पूछा है SN1 का क्रम क्या होगा, यानी किसमें फास्ट और किसमें स्लो होगी। तो अब ध्यान से देखें तो Cl निकलने वाला ग्रुप क्या है, सेम है। इसका मतलब इससे सॉल्व नहीं होगा तो हम कहां जाएंगे, अभिकारक के ऊपर। बेंजीन समूह यहां नहीं है, एल्डिल समूह नहीं है। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री मैथ के लिए चेक कर लेते हैं। अगर तुम्हें बंद लाइन में डिग्री चेक करने नहीं आती तो वो देख लेते हैं। देखें Cl जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्ट है। तो देखें Cl इस कार्बन से कनेक्ट है, ये वाला कार्बन डायरेक्टली इस एक कार्बन से कनेक्ट है, तो इस कार्बन की डिग्री हुई 1। ऐसे में बात करो ये Cl कनेक्ट है इस कार्बन से और ये कार्बन डायरेक्टली कनेक्ट है 1 2 से, इससे नहीं है, 1 2 से, तो डिग्री हो गई 2। ऐसे बात करो Cl जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कनेक्ट है 1 2 3 से डायरेक्ट, इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी 3। तो आपको दिखाई दे रहा है पहले वाले की डिग्री 1 है, दूसरे वाले की 2 है, तीसरे वाले की 3 है। तो आंसर की बात करें 3 to 1, यानी सबसे फास्ट होगी सी में, उसके बाद बी में और देन ए में। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मान लो आपके पास दिया है ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। इन तीनों की बात करें तो तीनों में अभी फिर से क्या है, Cl दिया है, तो यानी इससे सॉल्व नहीं होगा, फर्स्ट वाले से सॉल्व होगा। बेंजीन समूह यहाँ पे है नहीं, एल्डिल भी नहीं है। 3 to 1 से हम चेक कर सकते हैं। तो Cl जिस कार्बन से कनेक्ट है वो डायरेक्टली कनेक्ट है 2C से, तो डिग्री हो गई 2। Cl जिस कार्बन से कनेक्ट है वो 1 2 और 3 से कनेक्ट है, तो डिग्री हो गई 3। Cl जिस कार्बन से कनेक्ट है वो डायरेक्टली 1C से कनेक्ट है, तो डिग्री हो गई 1। इसका मतलब है सबसे फास्ट कहां होगी, सबसे फास्ट होगी बी वाले में, इसके बाद 2 यानी ए वाले में, एंड देन लास्ट में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी ए सी। चले अब हमारे पास क्वेश्चन है, मान लो आपको दिया है ये Cl ऑप्शन ए, Br ऑप्शन बी, I
ऑप्शन सी। फिर से हमें SN1 का क्रम चाहिए, तो क्रम की बात करें, देखो Cl, Br और I इनकी बात करते हैं, तो अब यहां पे निकलने वाले ग्रुप अलग अलग आ गए हैं। तो यहां पे सबसे फास्ट होगी, यहां पे सबसे स्लो होगी। तो I ये रहा, यानी सबसे फास्ट कहां होगी, C में। इसके बाद Br यानी B में, और उसके बाद A यानी Cl में। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, CBA आ जाएगा। तो आई होप ये सारी बात आपको समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं, कुछ नहीं करना। पहला और दूसरा जो प्रभाव है, अभिकारक और निकलने वाला ग्रुप, बस इसको याद कर लें तो आप सारे प्रश्न कर सकते हो। SN1 कहां फास्ट होगी और कहां पे स्लो होगी। तो जैसा आपके पास यही सेम केस है, Cl, I और Br। अगर आप यहां ध्यान से देखो तो सबकी डिग्री तुम चेक कर सकते हो, सबकी डिग्री 3 ही आएगी। इसका मतलब है डिग्री, यानी इस वाले पॉइंट से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। बचा निकलने वाला ग्रुप। तो निकलने वाले ग्रुप की बात करते हैं तो सबसे पहले I आएगा, फिर Br आएगा और फिर Cl आएगा। इसका मतलब है यहां पे अभिक्रिया सबसे फास्ट होगी, इसके बाद C में होगी एंड लास्ट में A में होगी। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो क्या देगा, B, C और A। यानी इन तीनों में सबसे फास्ट जो SN1 होगी वो कहां होगी, B में होगी, और सबसे स्लो कहां होगी, तो वो A में होगी। तो इस तरीके से आप जो है SN1 के किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें, अगर इससे सॉल्व नहीं होता है तो इससे सॉल्व होगा, और इससे सॉल्व नहीं होता है तो इससे सॉल्व होगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन को चेंज करते हैं थोड़ा। मान लो आपको दिया है ये CH2Cl, ऑप्शन ए, ये Cl और ये एक और बेंजीन, ऑप्शन बी, ये Cl, यहां पे हमने 2 बेंजीन लगा दी, ये ऑप्शन सी। और फिर से SN1 का क्रम पूछा जा रहा है कि SN1 का क्रम क्या होगा। तो इन तीनों में ध्यान से देखें तो Cl, Cl, Cl यानी तीनों में निकलने वाला ग्रुप कैसा है, सेम है। इसका मतलब है इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो फर्स्ट वाले पर जाएंगे। फर्स्ट वाले में देखें तो ये बेंजीन समूह है, बेंजीन से लगा हुआ कार्बन, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन कार्बन। तो ऐसा तो यहां भी है, ऐसा यहां भी है। अंतर क्या है तीनों में, अंतर यह है कि इसकी डिग्री 1 है, क्योंकि Cl जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कनेक्ट है 1 C से। Cl जिस कार्बन से कनेक्ट है वो 1 और 1 2 C से, तो डिग्री हो गई 2। Cl जिस कार्बन से कनेक्ट है वो 1 2 3 कार्बन से कनेक्ट है, तो डिग्री हो गई 3। इसका मतलब इन तीनों में सबसे फास्ट जो SN1 होगी वो कहां होगी, C वाले में होगी, एंड इसके बाद B वाले में, एंड देन इसके बाद A वाले में होगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि SN1 को हम कैसे हैंडल करेंगे। चलें अब एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। देखें, जैसे मान लो क्वेश्चन आपके पास दिया है CH3Cl, A, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Cl, B, और पूछा है कि SN1 का क्रम क्या होगा, या SN1 किस में तीव्र होगी, तीव्र यानी तेज होगी, ये आपको बताना है। तो A में होगी या B में होगी। तो देखें, निकलने वाला समूह Cl यहां है, Cl यहां है, यानी इससे सॉल्व नहीं होने का। अब बचा क्या, अब बचा है हमारे पास अभिकारक, बेंजीन या नहीं है, एलिल, एलिल समूह ये रहा। इसका मतलब है यहां पे रिएक्शन फास्ट होगी। बात करें CH3Cl, तो CH3 ये रहा, तो इसमें तो सबसे स्लो होगी। इसका मतलब है इसका फाइनल आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी यहाँ पे SN1 जो है सबसे फास्ट होगी, यानी तीव्र होगी। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, हालांकि मोस्टली हम बात कर रहे हैं 12th लेवल की। तो 12th लेवल के हिसाब से हमने बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। बाकी जो आपके क्वेश्चन हम SN1 पे बेस्ड होंगे जो आपकी बुक्स में है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपसे सॉल्व ना हो, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो अब हम ये सारा पार्ट रफ कर देते हैं और SN1 में और क्या बचता है वो देख लेते हैं। 2 पॉइंट कि SN1 में क्या क्या होगा। पहला पॉइंट है SN1 में रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जिस डायरेक्शन से हेलोजन यानी Cl यानी कोई भी X यानी कुछ भी हो सकता है, जिस डायरेक्शन से हेलोजन निकलेगा उसी डायरेक्शन में
आने वाला NU माइनस आना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, जिस डायरेक्शन से हैलोजन निकलेगा उसी डायरेक्शन में न्यूक्लियोफाइल यानी NU माइनस आएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन बोलते हैं। तो पहले आप किसी चीज को समझ लेते हैं, फिर सेकंड पॉइंट बाद में समझेंगे। जैसे मान लो मेरे पास लिखा है ऐसे Cl और ये मेरे पास लिखा है ऐसे H, यहां लिखा मैंने OH माइनस और नीचे लिख दिया SN1। अब मैंने बोला है कि जो SN1 है उसमें क्या होता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा। इसका मतलब है जिस डायरेक्शन से हैलोजन निकलेगा उसी डायरेक्शन में NU माइनस आएगा। तो आपको दिखाई दे रहा है ये RX हो गया और ये NU माइनस हो गया। तो ये आएगा तो Cl हटेगा, सब पढ़ चुके हैं हम कि Cl यहां से हटेगा तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा यानी कार्ब धनायन बनेगा और सेकंड स्टेप में NU माइनस का आक्रमण होगा। अब Cl की बात करते हैं। अच्छा, इसम अगर ये तुमने नहीं पढ़े हैं 11वीं में तो उसको बता देता हूं थोड़ा सा कि ये बंध है, सेंटर में कार्बन है तो कार्बन बनाता है 4 बंध, 1 2 3 और ये 4। इसको हम बोलते हैं डैश वेज, इसको हम बोलते हैं सॉलिड वेज। तो ये हमारे पास डैश वेज है और ये हमारे पास सॉलिड वेज है। डैश वेज का मतलब होता है पीछे की तरफ और इसका मतलब होता है आगे की तरफ, और ये दोनों को हम बोलते हैं पेपर पे रखें यानी इन द प्लेन बोलते हैं, इन द प्लेन। अब इस बात को समझे, इसका मतलब क्या है, देखो ये Cl पे डैश है, डैश का मतलब पीछे की तरफ। अगर मान लो मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं तो यहां पे H और Cl है, H डार्क में है यानी आगे की तरफ, Cl पीछे है यानी बैक साइड है, जिसे हम क्या बोलते हैं डैश वेज। अब बात को समझे, मैं ये खड़ा हूं यहां तो मेरे आगे H है और पीछे Cl है, इसका मतलब ये है। डार्क का मतलब आगे की तरफ, तो मेरे आगे की तरफ तो H है जो कि मैंने डार्क वे में कर रखा है और पीछे की तरफ कौन है, Cl है। इसका मतलब ये जो OH माइनस है ये वहां आएगा जहां से Cl अटैच है, क्योंकि हमने लिखा है रिटेंशन का मतलब है जिस डायरेक्शन से हैलोजन निकलेगा उसी डायरेक्शन में NU माइनस आएगा। तो H तो ऐसा का ऐसा ही रहा और Cl की जगह हटके इसी डायरेक्शन में कौन आ गया, OH आ गया और यहां से Cl माइनस बाहर हो गया। तो इसका मतलब है OH का जो डायरेक्शन है वो भी पीछे की साइड रहा और Cl का भी पीछे की साइड ही था। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा पॉइंट नंबर 1। अब देखें पॉइंट नंबर 2 क्या है। पॉइंट नंबर 2 है, इसमें रेसिमीकरण होता है, रेसिमीकरण होता है। तो ये सेकंड जो पॉइंट है रेसिमीकरण, ये इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि ये रेसिमीकरण जो है ये लिखने को भी आता है कि रेसिमीकरण किसे कहते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और इस पर बेस कुछ क्वेश्चन भी होते हैं, तो वो भी हम देखेंगे कि अब क्या क्या होने वाले हैं। तो इससे पहले कि रेसिमीकरण पढ़ें, इससे पहले आपको क्या पढ़ना है पहले आप वो देख लो। देखें, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि मान लेते हैं मैं इसको करा रहा हूं आपको नोट में, ठीक है। ये मान लेते हैं आपके पास प्रकाश है, तो प्रकाश का जो डायरेक्शन होगा वो हर जगह होगा। इसको हम पास करेंगे एक प्रिज्म पे, इसे हम बोलते हैं निकोल प्रिज्म। अब निकोल प्रिज्म कैसा होता है, कैसे काम करता है, देखें ये हो गया प्रिज्म, इस पे ये खांचे होते हैं ऐसे मान लो। तो जिस तरीके से हमारे पास खिड़कियां होती हैं ये वैसे ही मान लो कि ये खिड़कियों पे लोहे की सरिया लगी हुई है और ये हमारे पास प्रकाश की लाइट है जो चारों तरफ घूम रही है। तो जो लाइट इसके पैरेलल आएगी वो इसमें से गुजर जाएगी और जो लाइट एंटी पैरेलल होगी यानी ऐसे, वो इसमें से गुजर नहीं पाएगी। इसका मतलब है निकोल प्रिज्म का काम है लाइट को एक ही डायरेक्शन में लेके आना। जो इसमें से पास होंगी तो सीधी सीधी जाएंगी, तो उस लाइट को हमने ऐसे दिखा दिया, ठीक है। निकोल प्रिज्म का कार्य क्या है, जो लाइट है जो चारों तरफ घूम रही है उसको एक डायरेक्शन में लेके आना। इसको हम बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश, शॉर्ट में लिखते हैं पीपीएल। पीपीएल को हम बोलते हैं इंग्लिश में प्लेन
पोलराइज लाइट, और हिंदी में क्या बोलते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश बोलते हैं। अच्छा, ये बात तो हमें समझ में आ गई है कि निकोल प्रिज्म का कार्य क्या होता है, लाइट को एक डायरेक्शन में लेके आना। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक सैंपल लेंगे, यानी कोई भी पदार्थ लेंगे। अब ये पदार्थ या तो इस लाइट को, मतलब ये जो पदार्थ हम ले रहे हैं, इस पीपीएल को इसमें से गुजारेंगे। तो जब गुजारेंगे तो ये वाला पदार्थ या तो इस लाइट को क्लॉकवाइज घुमा देगा, ठीक है, या ये पदार्थ इस पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। दोनों ही काम कर सकता है, या तो क्लॉक या तो एंटी क्लॉक। अगर क्लॉकवाइज इस पदार्थ ने इसको घुमा दिया तो हम इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर इस पदार्थ ने एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा घुमा दिया तो इसको हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। यह है क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त, और यह एंटी क्लॉकवाइज है यानी वामावर्त। तो दक्षिणावर्त अगर घूमता है यानी क्लॉकवाइज घूमता है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हम इसको बोलेंगे, या शॉर्ट वे में लिख देंगे डी। और डी भी हम कौन सा लिखेंगे, डी हम स्मॉल लिखेंगे, बिग नहीं लिखेंगे। उसका कारण है वो पढ़ेंगे बाद में। फिलहाल यह है लीवो यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं एल, और वो कैसे लिखेंगे, स्मॉल एल। अब ये भी ध्यान रखेंगे कि जो हम डी एल लिख रहे हैं, हम इसकी जगह प्लस भी लिख सकते हैं और इसकी जगह माइनस भी लिख सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो जहां प्लस आ जाएगा समझ जाना डेक्स्ट्रो है, और जब माइनस आएगा तो समझ जाना वहां लीवो है। अब आप यहां से एक बात पढ़ने वाले हो जिसे हम बोलते हैं प्रकाश सक्रिय या ध्रुवण घूर्णक, और एक हो गया प्रकाश निष्क्रिय, या बोल सकते हैं ध्रुवण घूर्णक। अब इन दोनों का मतलब क्या है सुने। इन दोनों का मतलब यह है कि कौन सा पदार्थ इस पीपीएल को घुमा पा रहा है या नहीं घुमा पा रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे, अगर कोई भी पदार्थ पीपीएल को घुमा दे, चाहे क्लॉक घुमाए चाहे एंटी क्लॉक, उससे में कोई मतलब नहीं है, घूमना चाहिए। तो जो पदार्थ इसको घुमा देगा उसे हम बोलेंगे ध्रुवण घूर्णक। यानी कौन होंगे, जो पीपीएल को घुमा दे। डायरेक्शन से मतलब नहीं है, क्लॉक घुमाए या एंटी घुमाए। और प्रकाश निष्क्रिय ध्रुवण अघूर्णक कौन होंगे, जो पीपीएल को ना घुमाए, उसे हम क्या बोलेंगे, ध्रुवण अघूर्णक बोलेंगे। तो पेपर में पूछा जाता है ध्रुवण घूर्णक किसे कहते हैं, या प्रकाश सक्रिय यौगिक कौन होते हैं, तो कौन होते हैं, जो पीपीएल को घुमा देते हैं, चाहे वो क्लॉक घुमाए चाहे वो एंटी क्लॉक घुमाए, उसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुवण घूर्णक बोलते हैं। और जो पदार्थ पीपीएल को घुमा नहीं पाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुवण अघूर्णक बोलते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक सैंपल लिखा है, सैंपल कौन सा है, हमें कैसे पता चलेगा कि लाइट को घुमा पा रहा है या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास एक टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे। ध्यान रखना, अभी हम इस टॉपिक के ऊपर नहीं आए हैं, अभी यही बातें चल रही है कि हम कैसे चेक करेंगे कि ये पदार्थ घुमा पा रहा है या नहीं। उसके बाद हम इस टॉपिक को देखेंगे। चलो अब मैं इसको रफ कर देता हूं। अब आगे का पार्ट देखते हैं कि कैसे समझेंगे। देखें, मेरे पास टॉपिक है कायरल अणु। तो बोर्ड के हिसाब से बात करें 2027 के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि कायरल अणु कौन से हैं, यानी निम्न में पहचानो कि कायरल अणु कौन है। और ध्यान रखेंगे, फिलहाल हम बात कर रहे हैं 12th की। कायरल अणु वो होंगे जो ध्रुवण घूर्णक है, यानी ये प्रकाश को घुमाते हैं, पीपीएल को घुमाते हैं। तो इसमें से पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा ध्रुवण घूर्णक है। तो तुम्हें क्या चेक करना है, कायरल अणु जहां भी मिल जाएगा वो कौन होगा, ध्रुवण घूर्णक होगा, यानी प्रकाश को यानी पीपीएल को घुमाएगा। चलो अब बात करते हैं कायरल अणु का मतलब क्या है। कार्बन बनाता है 4 बंध, ये सबको पता है। अगर इन चारों बंधों पे अलग अलग ग्रुप जुड़े हैं, अगर कार्बन पे चारों अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इस कार्बन को हम बोलेंगे कायरल कार्बन, और इस पूरे अणु को हम बोलेंगे कायरल अणु।
बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो वो कार्बन जिसपे चारों ग्रुप कैसे हो, अलग अलग हो, उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन, या फिर हम बोलते हैं जो पूरा अणु है उसको क्या बोलते हैं, कायरल अणु बोलते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो देखें, जैसे मेरे पास लिखा है CH3, Cl, CH और ये CH3। आप यहां ध्यान से देखें तो हमें कौन सा वाला कार्बन चेक करना है, बात ये भी तो आती है, क्योंकि कार्बन की जो चेन होती है वो तो बहुत बड़ी है। कौन सा कार्बन चेक करेंगे, वो वाला कार्बन चेक करेंगे जिसमें कोई डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हो। जैसे यहां हम बात करें कार्बन है, इस पर कौन है, हेलोजन, यानी यहां पे हम हेलोजन वाला कार्बन चेक करेंगे। अब क्योंकि चैप्टर हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, तो इसका मतलब है सिंपल सी बात है, यहाँ पे हेलो यानी हेलोजन वाले कार्बन को हमें चेक करना है। देखें इस कारण पे H है, मैं इस H को नीचे लिख दूं, बात एक ही तो है। अब इस कारण पे एक Cl और एक H है, दोनों अलग अलग हैं, परंतु ये दोनों के दोनों सेम आ गए। और मैंने क्या बोला है कि चारों ग्रुप कैसे होने चाहिए, अलग अलग। इसका मतलब है दो ग्रुप सेम आ गए तो कायरल तो है नहीं, तो ऐसा अणु को हम क्या बोलेंगे, अकायरल, अकायरल अणु बोलेंगे। और ये ध्रुवण अघूर्णक होते हैं, यानी ये प्रकाश को नहीं घुमा पाते, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। एग्जाम्पल देखें एक और, जैसे ये है, तो इस कार्बन की बात करें, कौन सा कार्बन हम चेक करेंगे जिसपे हेलोजन जुड़ रही है। इस कार्बन पे एक Cl और एक H है, दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, ठीक है। यहां पे एक C है, यहां पे एक और एक 2 C लगे हुए हैं। हम पूरा बंद चेक करते हैं, इस चीज का ध्यान रखना कि इस पूरे बंद पे 2 कार्बन है, इस पूरे बंद पे 1 कार्बन है। इसका मतलब इस कार्बन पे चारों ग्रुप अलग अलग हैं। तो ये वाला कैसा अणु होगा, ये वाला अणु होगा कायरल। जैसे हम बात करें नेक्स्ट, ये है आपके पास, तो इस कार्बन पे चारों ग्रुप अलग अलग हैं, तो ये अणु भी कैसा होगा, कायरल। और जो अणु कायरल होते हैं वो पीपीएल को घुमाते हैं, यानी ध्रुवण घूर्णक होते हैं, तो ये कैसा होगा, ध्रुवण घूर्णक होगा। मान लो आपके पास दिया है ये बंद लाइन, यानी बॉन्ड लाइन की बात कर रहे हैं, तो जब इस टाइप का होगा तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात है, Cl जिस कार्बन से कनेक्ट है तो ये वाला कार्बन चेक करेंगे कि ग्रुप अलग अलग है या नहीं है। तो हमें पता है कार्बन बनाता है 4 बंद, तो इस वाले कार्बन पे एक बंद तो Cl का हो गया, एक इसका हो गया, इसका हो गया, 3 हो गए, तो चौथा यहां कौन होगा, चौथा यहां H होगा। सबने सीखा होगा कि बंद लाइन वाला जो केस है इसमें हम H को शो नहीं करते, हमें पता होता है कि यहाँ इतने H हैं, इसलिए हम H को शो नहीं करते। मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। तो इसका मतलब है इस वाले कार्बन पे एक बंद ये है, एक बंद ये है, एक बंद ये है और एक H है, तो टोटल हो गए 4। अब इस कार्बन पे ये दोनों ग्रुप अलग अलग हैं। अब इस कार्बन पे देखें तो ये कार्बन है और इस कार्बन पे 1-2 कार्बन है, इसका मतलब ये वाला समूह अलग है, ये वाला समूह अलग है। इसका मतलब ये वाला कार्बन कैसा हुआ, कायरल। इसका मतलब ये अणु कैसा होगा, कायरल होगा, यानी ध्रुवण घूर्णक होगा। अगला देखें, मान लो आपके पास ये है, अब यहां अगर ध्यान से देखें तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये अणु कायरल है या अकायरल है, तो हम कौन सा कार्बन चेक करेंगे जिस पर कोई डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हो। तो इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है एक OH और एक H, ठीक है। तो इसका मतलब OH जुड़ा हुआ है इस कार्बन पे, तो ये वाला कार्बन हमको चेक करना है। इस कार्बन पे एक OH है और एक H है, 2 ग्रुप तो अलग अलग आ गए। अब बचा यहाँ एक कार्बन है, यहाँ 1-2-3 कार्बन है, इसका मतलब ये दोनों ग्रुप कैसे हैं, अलग अलग है। इसका मतलब है चारों ग्रुप कैसे आ रहे हैं, अलग अलग। तो ये अणु भी कैसा होगा, कायरल अणु होगा। तो आई होप ये सारा पार्ट आपको समझ में आ गया होगा कि कायरल अकायरल हम कैसे चेक करते हैं। अकायरल का 1-2 एग्जांपल और देखना है तो हम ये देख सकते हैं, देखो ये Cl हो गया। अब ये कायरल है या अकायरल, तो हम कौन सा कार्बन चेक करेंगे, ये वाला। इस कार्बन की बात करें 1-2-3 बंद है, तो चौथा यहाँ पे H होगा, तो यानी 2 ग्रुप तो अलग अलग हो गए। अब इस कार्बन पे की बात करें तो 1-2 कार्बन कनेक्ट हैं, और इस कार्बन से यहां देखें तो 1-2 कार्बन कनेक्ट हैं। इसका मतलब दोनों ग्रुप कैसे हैं, सेम है, सेम है। इसका मतलब चारों ग्रुप अलग अलग नहीं आ रहे हैं, तो ये अणु कैसा होगा, अकायरल होगा। और ऐसे अणु कैसे होंगे, ध्रुवण अघूर्णक होंगे। तो इस तरीके से हम चेक कर लेते हैं कि पदार्थ कौन है जो लाइट यानी पीपीएल को घुमा पा रहा है। तो जो कायरल वाला होगा वो घुमा पाएगा, जो अकायरल वाला होगा वो प्रकाश को नहीं घुमा पाएगा। तो आई होप ये कायरल अणु का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा समझ में आया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, रेशमीकरण। तो देखें रेशमीकरण का मतलब है, मान लो आपके पास एक पदार्थ है, ये पदार्थ पूरा का पूरा डी घूमता है,
मान लिया ये आपके पास पदार्थ है, ये पदार्थ पूरा का पूरा एल घूमता है। देखो SN1 में रेशमीकरण होता है, ये मैं आपको पढ़ा नहीं रहा क्योंकि इसकी वजह ये है, चलो काम करते पढ़ लेते हैं, हालांकि इतना 12th में नहीं आता है बोर्ड में, पर उसके पीछे की वजह क्या है वो एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, चलो देखें, मेरे पास एक पदार्थ है जो कि डी है, दूसरा पदार्थ मेरे पास है एल। मैंने क्या करा, दोनों की समान मात्रा, यानी जितनी मात्रा मैंने इसकी ली है उतनी मात्रा मैंने इसकी ले ली और दोनों को एक बड़े वाले बीकर में डाल दिया। इसका मतलब है इस बड़े वाले बीकर में डी भी है और एल भी है। अब इस बड़े वाले बीकर में डी और एल अगर दोनों है तो दोनों की मात्रा मैंने कैसे डाली है, समान। इसका मतलब है समान मात्रा है दोनों की, तो इसका मतलब इस पूरे पार्ट में 50% तो डी है और 50% क्या रहेगा, एल रहेगा। इसका मतलब ये जो मिश्रण है वो इसमें 50% डी आ रहा है, 50% एल। मान के चलो कि अगर भाई मान लो मैंने 50 ग्राम ये डाल दिया, 50 ये डाल दिया, तो टोटल कितना हो गया, 100। अब इस 100 में 50 ग्राम कौन है, ये 50 कौन है ये, तो इसका मतलब दोनों कितना हो गए, 50-50। मान लो ये 100 होता है, 100 होता तो टोटल होता है 200। अब 200 में से आधा यानी 50% यानी 100 ये है और 100 ये है, कैसे भी चेक कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें, वह मिश्रण जिसमें 50% क्या हो डी और 50% क्या हो एल, उस मिश्रण को हम बोलते हैं रेशमिक मिश्रण। रेशमिक मिश्रण या रेशमीकरण एक ही बात है, इसको ध्यान रखेंगे। आई होप रेशमीकरण आपको समझ में आया होगा कि रेशमीकरण का मतलब है वह मिश्रण जिसमें 50% डी और 50% एल होता है, उस मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, रेशमी मिश्रण या फिर रेशमीकरण बोलते हैं। अब हम आप ये पढ़ने वाले हैं कि SN1 में रेशमीकरण कैसे होता है। तो देखें, 12th में इतना नहीं आता, इस चीज को ध्यान रखना, बट फिर भी एक बार देखते हैं। जैसे मान लो ये CH3 C2H5 C3H7 है, ये हो गया Cl। SN1 सबने पढ़ा, पहला स्टेप जो होता है वो कैसा होता है, मंद RDS होता है। पहले स्टेप में क्या बनेगा, कार्ब धनायन। धनायन का मतलब Cl यहां से बाहर जाएगा माइनस के रूप में, तो इस कार्बन पे प्लस का चार्ज आ जाएगा। ये बन गया कार्ब धनायन। अब कार्ब धनायन होते हैं sp2, ये ध्यान रखना। कार्ब धनायन कैसे होते हैं, sp2 होते हैं। और sp2 की संरचना कैसी होती है, त्रिकोणीय समतल। त्रिकोणीय समतल, तो देखें ये हो गया कार्बन ऐसे, इसको हम बोलते हैं त्रिकोणीय समतल। तो मान लेते हैं ये है C2H5, ये है CH3 और ये है C3H7 और ये है पॉजिटिव। अब तुमने पढ़ा कि सेकंड स्टेप जो होगा उसमें Nu- का आक्रमण होगा, यानी Nu- मान लेते हैं कौन है, OH-। तो अब यहां देखें, ये जो OH- है ये फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और ये OH- जो है वो बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। इसका मतलब है इसमें अटैक यानी आक्रमण करने के कितने चांसेस हमको मिल रहे हैं, 2, या तो फ्रंट साइड से या फिर बैक साइड से। अगर ये फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है तो संरचना कैसे बनेगी, देखें OH यहां गया तो हो गया COH, C2H5 CH3 और ये C3H7। अगर OH- यहां से आ रहा है तो ये हो गया बैक साइड से OH C2H5 CH3 C3H7। अब ये ध्यान से देखें, तो क्या ये कार्बन कायरल नहीं है, ये ग्रुप ये और ये चारों ग्रुप अलग है, इसका मतलब ये कायरल है। यहां भी देख लो चारों ग्रुप अलग है, नहीं कायरल है। और कायरल का मतलब जो पीपीएल को घुमाएगा, बात समझ में आ रही है, जो पीपीएल को घुमाएगा उसको हम क्या बोल देते हैं, कायरल बोल देते हैं। तो ये कार्बन भी कायरल है, ये कार्बन भी कायरल है। अब जरा ध्यान से देखें तो ये एक दूसरे का प्रतिबिंब रूप है, एक दूसरे का प्रतिबिंब रूप है, मतलब एक दूसरे की मिरर इमेज है। जैसे हमारा राइट हैंड हो गया और लेफ्ट हैंड हो गया, तो राइट और लेफ्ट हैंड एक दूसरे के प्रतिबिंब में यानी एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो सेम ऐसी है, OH के सामने OH, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप है। और क्योंकि प्रतिबिंब रूप है और ये कायरल भी है, तो मान लेते हैं इसने प्रकाश को अगर डी घुमाया, मान लिया, तो ये प्रकाश को एल घुमाएगा। ये मान लो इसने एल घुमाया तो ये प्रकाश को डी घुमाएगा। इसका मतलब है दोनों चांसेस हो रहे हैं, तो डी भी मिल सकते हैं और एल भी मिल सकते हैं। मान लो 50% डी मिले,
50% एल मिले, तो टोटल मिश्रण जो है वो कैसा हो गया, रेसमिक मिश्रण हो गया। ठीक है, रेसमिक मिश्रण हो गया। अब रेसमिक मिश्रण का मतलब था 50% डी है और 50% एल है। अब 50% डी का मतलब 50% क्लॉक घुमा, 50% एल का मतलब है 50% एंटी क्लॉक घुमा। तो ये उसी पोजीशन में आ गया जहां पहले था। इसका मतलब ये घुमा ही नहीं, इसका मतलब ये घुमा ही नहीं। तो 50% डी का मतलब क्लॉक है, तो 50% एंटी क्लॉक हो गया। इसका मतलब जहां था पहले वहीं आ गया। इसका मतलब ये घुमा ही नहीं, और ये घुमा ही नहीं, इसका मतलब है रेसमिक मिश्रण जो होते हैं ये ध्रुवण घूर्णक होते हैं। इसको रख कर देता हूं, रेसमिक मिश्रण जो है ध्रुवण अघूर्णक होते हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे, यानी प्रकाश को नहीं घुमा पाते। नेट रोटेशन यानी जो नेट घूर्णन है, यानी ओवरऑल जो घूर्णन है, जो कुल घूर्णन है वो कितना है, शून्य है, यानी 0 है। इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो रेसमिक मिश्रण जो होते हैं वो ध्रुवण अघूर्णक होते हैं, यानी ये प्रकाश को घुमा नहीं पाते। ओवरऑल हमें पता लग रहा है भाई डी भी है, एल भी है, तो क्लॉक भी एंटी क्लॉक भी, पर ओवरऑल अगर बात करें तो ओवरऑल 0 रहेगा। तो ध्यान रखना, ये हो गया हमारे पास रेसमिक मिश्रण, और ये कैसा है, ध्रुवण अघूर्णक है। और डी को हम शो करते हैं किससे, प्लस से, और एल को माइनस से। तो रेसमिक मिश्रण को हम प्लस माइनस से भी शो कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब एक बात तो समझो, मैंने बोला मान लिया 50% डी बने, यहां अटैक करा, इक्वल चांसेस हैं दोनों के, यहां से भी और यहां से भी। तो 50% यहां से मिल गए, 50% यहां से मिल गए, मान लिया। तो 50 क्लॉक घुमा, 50 एंटी क्लॉक घुमा, ओवरऑल 0। इसका मतलब है ये जो रेसमिक मिश्रण बना है ये ध्रुवण अघूर्णक होगा। और मान लो बैक साइड से अटैक कुछ ज्यादा है, 60% मान लेते हैं, फ्रंट साइड से अटैक मान लेते हैं 40% है, तो 60 और 40 का रेशियो आ रहा है। अब देखें 40 अगर एंटी क्लॉक घूम रहा है, एंटी क्लॉक, तो इसका 40 क्लॉक घूम रहा होगा, तो टोटल तो शून्य हो गया, कुछ नहीं घूम रहा, और फिर भी इसका 20% बाकी है। तो इसे हम बोलते हैं रेसमिक मिश्रण, तो बोल रहे हैं, पर इसे हम बोल रहे हैं पार्शियल। पार्शियल मतलब आंशिक रूप से थोड़ा बहुत घूमेगा। और कैसा घूमेगा, डी घूमेगा, थोड़ा बहुत घूमेगा। आंशिक, आंशिक का मतलब थोड़ा, तो थोड़ा बहुत घूमेगा। परंतु 12th लेवल पे इतना सब कुछ पूछा नहीं जाता है। आप ये वाला केस ध्यान रखें कि बस 50% डी और 50% एल के मिश्रण को हम रेसमिक मिश्रण बोलते हैं। इसमें नेट यानी ओवरऑल जो घूर्णन होगा वो 0 होगा। ये ध्रुवण अघूर्णक होते हैं। रेसमिक मिश्रण को हम प्लस माइनस से शो करते हैं। तो इस तरीके से हमें पता चला कि SN1 में रेसमिक मिश्रण बनते हैं। ठीक है, तो आई होप ये SN वाला पार्ट जो पूरा आपको समझ में आया होगा। अब एक बात जो जानने वाली है वो ये है, क्वेश्चन क्वेश्चन ये है, प्लस माइनस 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल प्रकाश निष्क्रिय, या बोल सकते हैं ध्रुवण अघूर्णक होता है, क्यों, यह आपको बताना है। तो 2 ब्यूटेनॉल, सबसे पहले इसकी संरचना, ब्यूट का मतलब कार्बन 4 है, 2 पे ऑल है, यानी ब्यूटेनॉल का मतलब 2 पे ऑल आ जाएगा, 2। मान लो 1 2 3 4 है, तो 2 पे OH, बाकी मैंने सब पे H लगा दिए। IUPAC आपने पढ़ ही रखे होंगे 11वीं में। ठीक है, देखें प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ, प्लस माइनस का मतलब हुआ कि ये रेसमिक मिश्रण है। देखें जिस कार्बन पे OH लगा है वो वाला कार्बन देखूं, तो ये कार्बन पे ये ग्रुप अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये भी अलग है। इसका मतलब ये कायरल है, ये कैसा है, कायरल है। तो कायरल से प्रकाश को घुमाएगा, पर कैसा, क्लॉक भी घुमा सकता है, एंटी क्लॉक भी घुमा सकता है। इसका मतलब यहां इस साइन से हमें शो हुआ कि भाई प्लस भी लिखा है और माइनस भी लिखा है। इसका मतलब डी भी मिलेगा और एल भी मिलेगा। इसका मतलब ये जो है रेसमिक मिश्रण है। ये क्या है, रेसमिक, यानी यह है रेसमिक मिश्रण है। ठीक है, इसमें लिखा है ना कि 2 प्लस माइनस 2 ब्यूटेनॉल प्रकाश निष्क्रिय ध्रुवण अघूर्णक होता है। क्यों, क्योंकि हम लिखते हैं क्योंकि यह है रेसमिक मिश्रण है और कुल घूर्णन शून्य होता है, कुल घूर्णन
शून्य होता है, इसलिए ये ध्रुवण अघूर्णक होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हमने जो SN1 वाला पार्ट है ये हमने फिनिश किया है। अब जो हम करने वाले हैं वो है SN2, और SN2 के बारे में देखेंगे कि SN2 में क्या क्या होने वाला है। नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड है वो है SN2। SN2 और SN1 की बात करें तो SN1 हम पढ़ चुके हैं। SN2 की बात करें तो उसका 2 का मतलब क्या होगा, द्विअणुक। बाकी SN का मतलब क्या था, नाभिक स्नेही या फिर नाभिक रागी। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखें SN2 में सबसे पहले आपको करना क्या है, जिस तरीके से SN1 में हमने अभिकारक लिया था सेम वैसे ही अभिकारक हम किस में लेंगे, SN2 में लेंगे। मतलब जो SN1 थी उसमें हमने RX में जो R लिया था वो 3 डिग्री कार्बन था। यहाँ पे हम R नॉर्मल लेंगे, जैसे मान लेते हैं ये है CH3 और X की जगह मान लेते हैं Cl। रिएक्शन फिर से किसके साथ होगी, KOH के साथ होगी। तो यहां हम ले रहे हैं जलीय KOH। अच्छा, जो जलीय शब्द से मतलब पानी है, तो जलीय लिखा हो या AQ लिखा हो, AQ का मतलब होता है एक्वस, तो एक्वस का मतलब भी क्या होता है, जलीय होता है। रिएक्शन देखें जैसे SN1 में करिए सेम वैसे ही K और Cl यहां से बाहर होगा, बचा हुआ OH कहां जाएगा, CH3 के पास। तो क्या बन जाएगा, CH3OH प्लस KCl यहां से बाहर हो जाएगा। यानी इस केस में भी क्या बन रहा है, एल्कोहल, और SN1 में भी क्या बनना था, एल्कोहल ही बनना था। बात करते हैं इसकी क्रियाविधि की। तो देखें क्रियाविधि, यहां पे बस एक चीज का ध्यान रखेंगे, हमने पढ़ा था कि जो SN1 होती है वो 2 स्टेप में होती है, ठीक है। जबकि हम SN2 की बात करेंगे तो ये एक ही चरण में होगी। मैं ऐसे लिखता हूं, ये एक ही चरण में होती है, मतलब इसमें 2 स्टेप नहीं होंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो KOH है ये ब्रेक होगा, तो क्या बनेगा, K प्लस और OH माइनस, जिस तरीके से हमने SN1 में पढ़ा था। OH पे माइनस का चार्ज है तो ये काम करेगा NU माइनस का। अब हमें चाहिए क्या, अब हमें E प्लस चाहिए, तो E प्लस हमें मिला था कहां से, RX में से। तो RX में से ये हो गया हमारे पास CH3, ये हो गया Cl, ये हो गया NU माइनस यानी OH माइनस। अब यहां देखें Cl और कार्बन में नेगेटिव ज्यादा कौन होता है, Cl होता है, तो इस पे आंशिक नेगेटिव होगा, तो इस पे आंशिक पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये वाला कार्बन है जो कि पॉजिटिव है यानी E प्लस है। इसका मतलब OH माइनस का जो अटैक होगा वो कहां होगा, इस कार्बन पे होगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे। और एक और लाइन यहां पे हमेशा ध्यान रखेंगे कि SN2 में 100% इन्वर्टेड उत्पाद मिलते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि जो इन्वर्टेड शब्द है इसका मतलब होता है उल्टा, इसका मतलब है उल्टा। जिस तरीके से मान के चलता कि आपके पास छाता है, छाते को जब हम पकड़ते हैं, मान के चले कि तेज हवा अगर चले तो उस केस में छाते की जो पंखड़ी है वो ऊपर हो जाती है यानी उल्टी हो जाती है। तो इसका मतलब है SN2 में जितने भी उत्पाद मिलेंगे वो इन्वर्टेड मिलेंगे यानी उल्टे मिलेंगे। बताऊंगा धीरे धीरे कैसे, है ना। चलो देखें, तो OH माइनस का अटैक क्या हुआ है, पीछे से। इसका मतलब है इसमें एक और चीज है जो बतानी है, ये मान लेते हैं इन्वर्टेड उत्पाद, इसमें 100% हटा के 100% यहां कर रहा हूं मैं, बैक साइड अटैक होगा यानी आक्रमण होगा, बैक साइड अटैक होगा यानी आक्रमण होगा। मतलब समझे, जो इन्वर्टेड मैंने शब्द लिखा है तो ठीक है कि इन्वर्टेड उत्पाद मिलते हैं, इसको मैं बताऊंगा बाद में कि आपको कैसे चेक करना है। फिलहाल आप इसको समझें, 100% बैक साइड अटैक होगा किसमें, SN2 में। इसका मतलब है जब भी SN2 की अभिक्रिया आएगी तो अटैक हमेशा बैक साइड से लगेगा। देखा कैसे, ये रहा OH माइनस यानी NU माइनस, इसका अटैक हमेशा कहां से लगेगा, बैक साइड से लगेगा। ये ध्यान रखना। फ्रंट साइड से इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि फ्रंट साइड में Cl पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस का। माइनस माइनस के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब होता है दूर जाना। इसका मतलब ये OH माइनस यहां से नहीं आ पाएगा,
इसलिए अब इस OH माइनस को बैक साइड से आना पड़ेगा, इसलिए SN2 में 100% क्या होगा, बैक साइड अटैक होगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो अब ये प्लस माइनस में हटा देता हूं। इस CH3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, C, ये H और ये H, तो 3H इस C के हो गए, Cl है और बैक साइड से OH है, तो डॉटेड लाइन OH, ये डॉटेड लाइन Cl, और ये मैंने कर दिया ब्रैकेट। इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, या इसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट को हम शॉर्ट में लिख देते हैं TS, यानी TS स्टेट, यानी ट्रांजिशन स्टेट। अब देखें यहां, ये जो डॉटेड लाइन है, इस डॉटेड लाइन का मतलब है ये बंद धीरे धीरे टूट रहा है और ये बंद धीरे धीरे बन रहा है, क्योंकि जब बैक साइड अटैक होगा तो यहां से Cl क्या होगा, भार होगा। अब ये जो भार होगा तो इसमें डॉटेड लाइन का मतलब है ये बंद धीरे धीरे टूट रहा है, और इस डॉटेड लाइन का मतलब है बंद धीरे धीरे बन रहा है। तो जब ये बंद पूर्ण रूप से बन जाएगा तो ये बंद पूर्ण रूप से टूट जाएगा, और जब टूटेगा तो Cl माइनस यहां से बाहर हो जाएगा। अब बचा क्या, देखें CH3OH, तो OH पीछे है ऐसे, और यहां लिख दिया मैंने CH3। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, परंतु हमें पता है प्लस वाला हम पहले लिखते हैं, माइनस वाला बाद में, इसलिए हम CH3OH लिखेंगे। लिखने का तरीका ऐसे ही होगा, बट हमें पता है कि OH जो है वो बैक साइड से आया है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो ये हो गई SN2 की क्रियाविधि। अब जिस तरीके से हम बात करते हैं SN1 के जो प्रभाव होते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो SN1 अभिक्रिया को प्रभावित करती हैं, तो सेम जो फैक्टर्स हैं वो SN2 के लिए भी हम पढ़ेंगे। देखें, मैं इसको करता हूं रब, और अब चलते हैं प्रभाव के ऊपर, यानी SN2 को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन कौन से कारक होंगे, जिस तरीके से तुमने पढ़ा है किसमें, SN1 में, सेम हम पढ़ेंगे किसमें, SN2 में। तो पहले देखें, पहला है आपके पास अभिकारक। अभिकारक कैसा होना चाहिए, तो जिस तरीके से SN1 में पहले नंबर पर कौन था, बेंजाइल, यानी बेंजील समूह, तो बेंजील पे SN2 सबसे फास्ट होगी और SN1 भी सबसे फास्ट होगी। दूसरा वहां पे क्या आता है, एलिल समूह, तो एलिल समूह पे रिएक्शन थोड़ी स्लो हो जाएगी। उसके बाद SN1 में क्या आता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और फिर मैथिल, बस उसका उल्टा कर देंगे, पहले मैथिल, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर 3 डिग्री। इसका मतलब है SN2 में अगर हम बात करते हैं तो बेंजील समूह पे SN2 सबसे फास्ट होगी और 3 डिग्री पे सबसे स्लो होगी, जबकि SN1 में 3 डिग्री में फास्ट होती थी और मैथिल में स्लो होती थी। अब इस चीज का कारण समझें, जब न्यूक्लियोफाइल यानी Nu माइनस E प्लस पे बैक साइड से अटैक करेगा तो यहां जितनी भीड़ ज्यादा होगी उतनी रिएक्शन स्लो हो जाएगी, क्योंकि हमें बैक साइड से अटैक करना है, तो बैक साइड पर जितनी हो सके भीड़ को कम रखेंगे। देखें, यहाँ CH3 है, या 1 डिग्री, या 2 डिग्री, या 3 डिग्री। अगर मैं CH3 की बात करता हूं तो C हो गया, H है, H है, H है। 3 डिग्री की बात करें तो जैसे CH3, 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 ये Cl और ये Cl। अब खुद देखें, अगर मुझे Nu माइनस का अटैक यहां करना है और Nu माइनस का अटैक यहां करना है, तो यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, इसका मतलब है यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा है, इसका मतलब अटैक यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन सबसे स्लो होगी। जबकि मैथिल वाले की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है भीड़ बहुत कम है, इसका मतलब है अटैक यहाँ पे फास्ट होगा। फिर 1 डिग्री में आओगे, भीड़ थोड़ी सी बढ़ेगी, 2 में भीड़ थोड़ी सी और बढ़ेगी, और 3 में तो सबसे ज्यादा है। इसलिए मैथिल में SN2 सबसे फास्ट होती है और 3 डिग्री वाले में सबसे कम होती है। तो इसको मैं एक शॉर्ट हैंड वे में लिख सकता हूं। तो यहां देखें, अगर मैं बात करता हूं किसकी, SN1 की, तो SN1 के लिए जनरली क्या याद रखेंगे, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मैथिल। ये क्रम होगा कि SN1 3 डिग्री में सबसे फास्ट होती है और मैथिल में सबसे स्लो होती है। जबकि हम बात करें SN2 की तो क्रम इसका उल्टा हो जाएगा, CH3 में सबसे फास्ट होगी, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री एंड फिर 3 डिग्री। तो इसका मतलब है SN1 और SN2 दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इस चीज को ध्यान रखना क्रम में। अब दूसरा हमारे पास पॉइंट आता है निकलने वाला ग्रुप। निकलने वाला ग्रुप बोल दो या समूह बोल दो, एक ही बात है। तो जिस तरीके से निकलने वाला समूह SN1 में था,
सेम ऑर्डर में यहां भी रहेगा, पहले I माइनस, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस और फिर F माइनस। इसका मतलब I वाले में SN2 सबसे फास्ट होगी और F वाले में SN2 सबसे स्लो होगी। तीसरा हम बात करें Nu माइनस का, तो Nu माइनस का प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बात को समझे। जब मैंने अभी SN2 अभिक्रिया करी तो मैंने लिखा कि ये एक चरण में होती है। अब उस एक चरण में भाई Rx भी था, उस एक ही चरण में OH माइनस भी है और ये दोनों के दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका मतलब है R समानुपाती हुआ इस Rx के और साथ साथ में इस Nu माइनस के यानी OH माइनस के। अब समानुपाती का साइन हटेगा तो R बराबर K यानी वेग स्थिरांक योग या Rx योग या OH माइनस। अब Rx की पावर 1 है, OH माइनस की पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 यानी 2, तो कोटि कितनी हो गई 2, यानी ये अभिक्रिया द्विअणुक हो गई। अब क्योंकि वेग नियम में न्यूक्लियोफाइल आ रहा है यानी Nu माइनस आ रहा है, इसका मतलब है Nu माइनस का फर्क पड़ेगा। इसका मतलब है न्यूक्लियोफाइल यानी Nu माइनस जितना प्रबल होगा रिएक्शन उतनी फास्ट होगी और Nu माइनस जितना दुर्बल होगा रिएक्शन उतनी स्लो होगी। ठीक है, तो मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं प्रबल Nu माइनस अगर है तो रिएक्शन कैसी होगी, अभिक्रिया तीव्र होगी। अगर हम बात कर रहे हैं दुर्बल की, तो दुर्बल Nu माइनस अगर होगा तो अभिक्रिया मंद होगी यानी स्लो होगी। अब अगर मैं बात करता हूं क्लास 12th की, तो 12th लेवल पे यहां से क्वेश्चन नहीं आता, जनरली यूपी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं, इसलिए थर्ड वाले पॉइंट को यहां पे ज्यादा डिटेल में पढ़ नहीं रहे। करने आपको क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड वाले पॉइंट से ही है। ठीक है, फोर्थ देखें, फोर्थ में है विलायक कैसा होना चाहिए। तो SN1 में विलायक हमने कौन सा यूज किया था, विलायक हमने यूज किया था ध्रुवीय प्रोटिक। यहां पे हम यूज करेंगे ध्रुवीय अप्रोटिक। अब ध्रुवीय शब्द मैं समझा चुका हूं, प्लस और माइनस का आवेश होना चाहिए आंशिक। अप्रोटिक का मतलब, प्रोटिक का मतलब क्या था H प्लस, H प्लस को क्या बोलते हैं प्रोटोन। तो पानी हमने एग्जाम्पल के रूप में यूज किया था, तो यहाँ पे पानी हम ले नहीं सकते क्योंकि पानी में तो H आ जाएगा, तो एग्जाम्पल यहां पे लेंगे DMSO। DMSO की बात करते हैं तो ये हो गया क्या, ध्रुवीय अप्रोटिक का एग्जाम्पल। DMSO का मतलब क्या है, डाई मैथिल, डाई मैथिल, और एसओ का मतलब है सल्फॉक्साइड, डाई मैथिल सल्फॉक्साइड। फॉर्मूला क्या है देखें, ये हो गया डाई मैथिल और ये हो गया डबल बॉन्ड O सल्फॉक्साइड। अब यहां ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन और सल्फर में नेगेटिव ज्यादा कौन होता है, ऑक्सीजन, तो इस पर आंशिक नेगेटिव होगा, सल्फर पर आंशिक पॉजिटिव होगा, तो ध्रुवीय तो ये है ही। अब अप्रोटिक का मतलब देखें कि सल्फर के पास कोई भी H नहीं है, और H नहीं है इसका मतलब है इसके पास प्रोटॉन नहीं है, इसलिए कौन है, अप्रोटिक है, ध्यान रखेंगे। अगर मैं प्रोटिक ले लूं, मान लिया SN2 में हम प्रोटिक ले लें, तो फिर क्या दिक्कत है। देखो जब हम रिएक्शन कर रहे हैं किसकी, Rx की Nu माइनस से OH माइनस के साथ, तो होता यह है कि प्रोटिक का मतलब हो गया HOH, पानी हो गया, आंशिक प्लस 2 आंशिक माइनस हो गया, यह OH माइनस। अब इस पर माइनस है, इस पर प्लस है, तो होता क्या है, आकर्षण होगा। आकर्षण होगा इसका मतलब है पानी इसको चारों ओर से घेर लेगा, और जब पानी इसको चारों ओर से घेर लेगा तो ये बैक साइड अटैक करेगा कहां से, यानी ये पानी इसको जब छोड़ेगा ही नहीं तो ये इस R पे अटैक भी नहीं कर पाएगा, इसका मतलब रिएक्शन भी नहीं हो पाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, हम ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक लेते हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे। बात करते हैं 12th बोर्ड के एग्जाम की, तो वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ध्रुवीय प्रोटिक विलायक SN1 में उपयोग किए जाते हैं या SN2 में। सेम ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक किसमें यूज किए जाते हैं, SN1 में या SN2 में, इस चीज को ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है, तो ध्रुवीय प्रोटिका कौन है, पानी, और ध्रुवीय अप्रोटिका कौन है, DMSO। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब एक काम करते हैं, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट को मैं यहां से हटाता हूं और फिर करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखें चलो देखें, जैसे मान लो क्वेश्चन आपके पास दिया है CH3 Cl, CH3 CH2 Cl, CH3 CH,
CH3Cl और दिया है CH3 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 Cl। ऑप्शन ये हो गया A B C एंड D। और इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है SN2 का क्रम क्या होगा, SN2 का क्रम क्या होगा। अब वो आपकी इच्छा है, बढ़ता हुआ क्रम लगा लो या घटता हुआ क्रम। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, 1 और 2 हमारे पास है, इनसे में चेक करना है। Cl 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 सब में Cl कॉमन है, कॉमन है इसका मतलब इससे सॉल्व नहीं होगा तो फर्स्ट वाले पे जाएंगे। बेंजिल है इसमें, किसी में नहीं है। एलिल समूह है, किसी के पास नहीं है। मैथिल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो दिख रहा होगा तुम्हें मैथिल है, मैथिल है इसका मतलब इसमें SN2 सबसे फास्ट होगी। हम यहाँ पे क्रम यूज कर रहे हैं घटता हुआ क्रम, तो सबसे फास्ट होगी मैथिल में। अब इसकी बात करें तो ये इसकी डिग्री क्या होगी, 1 डिग्री। डिग्री में पढ़ा चुका हूं बार बार, ठीक है, इसलिए बार बार मैं रिपीट नहीं कर रहा। डिग्री इसकी क्या होगी 2, डिग्री इसकी क्या होगी 3। तो आप यहां पे देख सकते हैं, पहले मैथिल आएगा फिर 1 2 3 आएगा। तो मैथिल तो ये हो गया, फिर 1 डिग्री यानी बी, फिर 2 डिग्री यानी सी, और फिर लास्ट में क्या है 3 डिग्री यानी डी। तो आपके पास जो क्रम होगा वो ABCD आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला मान लो क्वेश्चन आपको दिया है, सपोज करें ये है Cl ऑप्शन A, Br ऑप्शन B और ये I ऑप्शन C, और इनमें भी सेम पूछा है SN2 का क्रम क्या होगा। तो देखें कार्बन 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी कार्बन की संख्या सेम है। अब यहाँ पे कार्बन की संख्या सेम है, इसका मतलब इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। निकलने वाला समूह यहाँ Cl है, Br और यहाँ पे I है, तो I पे SN2 सबसे फास्ट होगी, उसके बाद Br पे होगी, उसके बाद Cl पे होगी। इसका मतलब इसका जो क्रम है, इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, सबसे पहले C, उसके बाद B और उसके बाद A आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो और क्या क्या क्वेश्चन होंगे देखें। अब मैं इसको भी रफ कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना। देखें मान लो अगला क्वेश्चन आपके पास जो दिया है वो ये है, ऑप्शन A ऑप्शन B ऑप्शन C, और इसमें भी सेम पूछा है SN2 का क्रम क्या होगा, SN2 का क्रम क्या होगा, ठीक है। तो देखें Cl 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 निकलने वाला समूह तीनों में सेम है, इससे सॉल्व नहीं होगा, फर्स्ट वाले पे जाएंगे। बेंजीन समूह नहीं है, एलिल समूह नहीं है, मैथिल 1 2 3 डिग्री। तो इसका मतलब है यहाँ डिग्री से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 1, इसकी डिग्री कितनी है 2 और इसकी डिग्री कितनी है 3। इसका मतलब सबसे फास्ट कहां होगी 1 वाले पे यानी A पे, उसके बाद 2 वाले पे यानी B पे, और लास्ट में कौन जाएगा C यानी 3 डिग्री पे। तो इसका मतलब जो क्रम है आपका वो क्रम हो जाएगा ABC, यानी A में सबसे फास्ट होगी और C में सबसे स्लो होगी। अब एक क्वेश्चन और है जिसे आपको देखना है, देखो जैसे मान लो आपके पास ये है, अब आपसे पूछा गया है कि इसमें SN2 किसमें तीव्र होगी, ये बताना है फास्ट किसमें होगी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे लिविंग ग्रुप यानी निकलने वाले समूह की बात करते हैं, तो निकलने वाला समूह यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, यानी इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। फर्स्ट वाले पे जाएंगे, तो फर्स्ट वाले में देखें इन सब में से अगर मैं सारी बातें चेक करता हूं तो देखें एलिल बेंजीन दोनों में नहीं है, मिथिल 1 2 3 डिग्री, ये हमें चेक करना है। Cl जिस कार्बन से कनेक्ट है वो डायरेक्टली कनेक्ट है एक कार्बन से, इसका मतलब इसकी डिग्री है 1। Cl जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कनेक्टेड डायरेक्टली एक कार्बन से, इसकी डिग्री है 1। अब यहां ध्यान से देखें तो दोनों की डिग्री 1 है, इसका मतलब अब यहां पे हम फंस गए हैं। जब दोनों की डिग्री 1 आ जाएगी तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहां तो दोनों में Cl आ रहा है, इससे भी सॉल्व नहीं हो रहा, इससे भी सॉल्व नहीं हो रहा। तो अब क्या करना है देखें, जब मैं यहाँ पे SN2 कराऊंगा तो ये Nu- हो गया, ये Nu- हो गया। बैक साइड अटैक करेंगे तो Cl यहां से बाहर होगा, बैक साइड अटैक करेंगे तो Cl यहां से बाहर होगा। अब बात को समझें, इस CH2 के बगल में इतने बड़े बड़े ग्रुप हैं, यानी यहां पे क्या है, यहां पे त्रिविम बाधा है, उसको हम क्या बोलते हैं
त्रिविम बाधा। त्रिविम बाधा का मतलब होता है बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। जब भी मैं बात करूंगा कि भाई भीड़ भड़ाका ज्यादा नहीं होना चाहिए, SN2 में हम पढ़ चुके, क्योंकि हमें बैक साइड अटैक करना होता है, इसलिए भीड़ कम से कम होनी चाहिए। पर अगर भीड़ ज्यादा से ज्यादा आ रही है तो उस भीड़ को हम नाम देते हैं क्या, त्रिविम बाधा। तो यहाँ पर त्रिविम बाधा इतनी ज्यादा है कि ये बैक साइड आ नहीं पानेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि CS3 ओपन नहीं होता, तो ये ऐसे ओपन होता है। अब तुम खुद सोच सकते हो, ये CS3 तो कितना बड़ा समूह यहाँ पे लगा होगा, ये CS3 ऐसे, तो ये इतना बड़ा जो ग्रुप लगा हुआ है वो इस NU माइनस को यहाँ पे आने नहीं देगा। इसका मतलब यहाँ पे रिएक्शन स्लो होगी, मंद होगी। लेकिन मैं यहाँ बात करता हूं तो यहाँ इतनी बड़ी भीड़ कुछ है नहीं भाई। इसको अगर यहाँ आना है तो ये यहाँ से देखा जाएगा ना कि यहाँ भीड़ है या नहीं, तो भीड़ तो वहां है पीछे की तरफ, तो यहाँ पे भीड़ नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे SN2 जो है वो सबसे फास्ट होगी। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि कभी अगर ऐसे केस आता है जहां पर हम क्वेश्चन को करने में असमर्थ हो जाते हैं, फंस जाते हैं, तो उस केस में ध्यान रखेंगे कि कॉन्सेप्ट ही काम आता है। और कॉन्सेप्ट ये है कि SN2 वहां पे सबसे फास्ट होगी जहां पर भीड़ भड़ाका सबसे कम होगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन जो है SN2 के आपको समझ में आए होंगे। तो SN2 हमारे पास फिनिश हो चुकी है। अब देखें कि आपको क्या करना है। हमारे पास और भी ऐसी नाभिक स्नेही या नाभिक राही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं जहां SN1 और SN2 लगती है। मोस्टली ध्यान रखेंगे कि अगर मैं SN1 और SN2 को कंपेयर करता हूं तो लगभग 95 से 96% SN2 ही लगती है। बाकी एक दो जगह ऐसी है जहां पे SN1 भी लगती है। एक चीज मुझे बतानी है SN2 में, जो मैंने लिखा कि SN2 में इनवर्टेड उत्पाद मिलता है, इसका क्या मतलब है। देखें, जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पे CS3, ये ऐसे कर लेता हूं, ये मेरे पास है Cl और ये मेरे पास है H, OH माइनस SN2। एक काम करते हैं, OH माइनस SN1 भी कर लेते हैं, क्योंकि ये दो SN1 हम पहले ही कर चुके हैं इसमें, और हम SN2 भी करना चाह रहे हैं, और साथ साथ में SN1 को भी कंपेयर कर लेते हैं। जब तुमने SN1 अभी पढ़ा तो तुमने ये देखा कि SN1 में रिटेंशन होता है, मतलब जिस डायरेक्शन से निकलने वाला समूह निकलेगा उसी डायरेक्शन में NU माइनस आएगा। देखें, ये OH माइनस Cl की जगह आएगा, तो डायरेक्शन वो ही रहेगा जहां से Cl निकला है। इसे हम क्या बोल रहे थे, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इसका मतलब है जहां से निकलने वाला समूह जिस डायरेक्शन से निकलेगा उसी डायरेक्शन में NU माइनस आएगा, बाकी Cl माइनस बाहर हो गया। अब SN2 में हमने क्या लिखा, इन्वर्ट यानी उल्टा। अब उल्टे की बात समझेंगे कैसे। देखें, OH माइनस जो है वो बैक साइड से आएगा। अब इसको ऐसे समझें कि इस तरफ है Cl जो है पीछे की तरफ है, H आगे। देखें, तो H मान लेते हैं इस तरफ है मेरे सामने, Cl मेरे पीछे है, H मेरे सामने, Cl मेरे पीछे। अब NU माइनस कैसा आएगा, बैक साइड से, किसकी, Cl की। तो Cl पीछे है, तो जब NU माइनस यानी OH माइनस आएगा तो Cl तो हटेगा, पर यहां पे कौन लगा हुआ है, H। तो ये H इस तरफ आ जाएगा और OH जो है वो सामने आ जाएगा। मतलब जब मैं OH माइनस का अटैक कराऊंगा बैक साइड से, तो ये पलट के यहां आ जाएगा यानी ऐसे, और ये इसकी जगह आ जाएगा यानी ऐसे, और Cl माइनस बाहर हो जाएगा। अब इन दोनों को ध्यान से देखें तो दोनों में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का अंतर आ रहा है, क्योंकि इसमें सेम साइड से था और इसमें अपोजिट साइड से आया है। तो बात आपको समझ में आई हो कि नहीं आए तो दोबारा से देख लें। मैंने बोला है मेरे सामने H है और पीछे की तरफ Cl है, तो जैसे ही NU माइनस यानी OH माइनस आएगा तो Cl तो पीछे से निकल जाएगा, और जो H है जो आगे है मेरे, ये वाला H पीछे आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं पलटना, तो उल्टा होना। तो H इस साइड आ जाएगा और इसकी जगह OH आ जाएगा, तो OH तो हो जाएगा अब डार्क में, और H पीछे चला गया है तो ये हो जाएगा डैश में, जो मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, तो इस तरीके से हम SN1 और SN2 को करते हैं, ये ध्यान रखना। चले, अब हमारे पास SN1 या मान के चलो कि हम SN2 की भी बात करें, तो कौन कौन सी और अभिक्रियाएं हैं जो कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ही
काम आती हैं। देखें तो मैं लिख रहा हूं कुछ अन्य नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखें जैसे पहला ये ध्यान रखना, हम जो रिएक्शन करवा रहे हैं वो आरएक्स के साथ ही है, तो आरएक्स तो फिक्स रहेगा क्योंकि रासायनिक गुण जो अभी हम फिलहाल कंटिन्यू कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो हेलो एल्केन के ही चल रहे हैं। बीच बीच में हेलो एलिन भी आएगा, उसको भी देखते रहेंगे। तो पहला हम कर रहे हैं केसीएन के साथ क्रिया, केसीएन के साथ क्रिया। तो ये हो गया हमारे पास आरएक्स प्लस ये हो गया हमारे पास केसीएन। अब सबको पता है आर पे प्लस है, एक्स पे माइनस है, के पे प्लस होता है, सीएन पे माइनस होता है। प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ता है और माइनस वाला प्लस के साथ जुड़ता है, आप पढ़ते जा रहे हो। तो इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, तो क्या बन जाएगा आरसीएन। इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, तो क्या बन जाएगा के एक्स। और हम शॉर्ट में आज तक पढ़ते हुए हैं कि डब्बा बनाया के एक्स बाहर हो गया, ऐसे भी पढ़ते हुए हैं कि के एक्स बाहर और आर और सीएन बन गया। इसे हम क्या बोलते हैं, आर को एल्किल और सीएन को हम क्या बोलते हैं साइनाइड। तो इस केस में क्या बनता है एल्किल साइनाइड। अब ध्यान से समझें, अगर मैं क्रिया विधि की बात करता हूं तो हर एक की क्रिया विधि में बता नहीं पाऊंगा, डायरेक्टली आपको रिएक्शन याद करनी है। ट्रिक तो मैं बता देता हूं कि कैसे होता है। देखो फटाफट हमने क्या किया, आरएक्स लिखा, फटाफट केसीएन ब्रेक होता है के प्लस में और सीएन माइनस में। सीएन माइनस कौन है, एनयू माइनस है। बैक साइड अटैक किया, एक्स बाहर हुआ, तो आर और सीएन जुड़ गए, बचा एक्स माइनस, वो के प्लस में पकड़ लेगा तो के एक्स बन जाएगा। तो इस तरीके से हम मन में सोच लेते हैं के प्लस सीएन माइनस में अटैक करा बैक साइड, एक्स बाहर, क्योंकि एक्स कौन है निकलने वाला समूह है तो निकलेगा ही। निकालने के लिए एनयू माइनस चाहिए, एनयू माइनस ये है ही, तो माइनस का अटैक करेंगे एक्स बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से मन में सोच लेते हैं कि क्रिया विधि ऐसे हुई होगी। ठीक है, तो आर की जगह अब आप कुछ भी यूज करें तो डिफरेंट डिफरेंट जो आंसर है वो बनते जाएंगे। जैसे मान लो आर की जगह मैंने CH3 यूज कर लिया, एक्स की जगह मैंने Cl यूज कर लिया, प्लस KCl। अब शॉर्ट में पता है डब्बा बनाया, KCl बाहर, क्या बन जाएगा CH3 Cl प्लस KCl। मान लो इस आर की जगह मैं कुछ भी चेंज कर दूं, कोई रिंग ले लूं, ये हो गया Cl प्लस KCl, तो क्या होगा KCl बाहर हो जाएगा, Cn आ जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, आरएक्स की क्रिया जब भी हम केसीएन के साथ करेंगे तो एल्किल साइनाइड बनेगा। जैसे इसका नाम क्या है मैथिल, तो मैथिल साइनाइड। जैसे इसका नाम क्या है साइक्लोहेक्सेन, इसका नाम क्या होता है साइक्लोहेक्सेन। पर अगर इस पर कोई ग्रुप जुड़ जाए तो साइक्लोहेक्सिल। जिस तरीके से मेथेन से मेथिल, इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन से साइक्लोहेक्सिल, तो साइक्लोहेक्सिल साइनाइड बन जाएगा। तो आई होप ये साइनाइड वाली जो रिएक्शन है ये आपको समझ में आई होगी। और मैं इस रिएक्शन को रफ नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे इसका एक कॉन्सेप्ट बताना है किसके साथ। देखें अब हम क्रिया कर रहे हैं AgCN के साथ क्रिया, AgN के साथ क्रिया, तो ये हो गया RX प्लस AgCN। तो सिंपल सी बात है, जैसे यहां क्या वैसे यहां होगा, AgX बाहर, CN इसके साथ आ जाएगा। तो हमने क्या कर दिया AgX बाहर और CN इसके साथ आ जाएगा, परंतु लिखेंगे ऐसे RNC। इसको हम क्या बोलते हैं एल्किल, और NC को हम बोलते हैं आइसो साइनाइड, आइसो साइनाइड। अब बात को समझे, यहां CN आ रहा है, यहां CN की जगह NC आ रहा है, तो ऐसा कैसा क्यों लिखा आ रहा है, ये दोनों रिएक्शन अलग अलग क्यों है। इसलिए ये दोनों रिएक्शन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, सोच समझ के करना। जब KCN दिया होगा तो CN अटैच होगा, और जब AgCN दिया होगा तो NC अटैच होगा, ये ध्यान रखेंगे। और ये ऐसा क्यों हुआ है इसको भी समझें। देखें ये है KCN, ये है AgCN। KCN होता है आयनिक, आयनिक यानी प्लस माइनस में टूटेगा, टूटेगा तो क्या बनेगा K प्लस और CN माइनस। यहां माइनस का चार्ज जो है वो C के पास है, तो इसका मतलब है यहां पे अटैक जो है वो C करेगा, इसलिए C R के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, चलो अब देखें AgCN में क्या दिक्कत है कि ये सहसंयोजक है। ये कैसा है सहसंयोजक,
सहसंयोजक है, इसका मतलब प्लस माइनस में नहीं टूटेगा, तो ये हो गया AgCN। अभी टूट नहीं रहा, तब होगा क्या भाई, हमें Nu माइनस तो चाहिए ताकि अटैक हो, तो N के पास तो लोन पेयर होते हैं, इसका मतलब ये Rx में R पे जो अटैक होगा वो N की साइड से होगा, इसलिए R के साथ N जुड़ता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, कभी कभी पेपर में पूछा भी जाता है KCN वाले केस में साइनाइड और AgCN वाले केस में आइसोसाइनाइड क्यों बनता है, तो कारण क्या है, KCN आयनिक होता है जबकि AgCN क्या होता है, सह संयोजक होता है। यहाँ पे चार्ज जो है वो कार्बन के ऊपर नेगेटिव होता है, जबकि यहाँ पे N के लोन पेयर Nu माइनस का काम करते हैं। तो आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। चलें अब हम थर्ड रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। देखें थर्ड जो हमारे पास है वो है KONO के साथ क्रिया। अब इसका नाम क्या है, KONO को हम बोलते हैं पोटेशियम, पोटेशियम नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्राइट बोलते हैं किसे, KONO को। अब ध्यान से देखें, मैं पहले बताता हूं ये होता कैसे। KONO हमें पता है कि जो पोटेशियम है इसके जितने भी पदार्थ होते हैं वो लगभग आयनिक होते हैं, इसका मतलब ये K प्लस में टूटेगा और ये यहां बगल में क्योंकि O है तो इस पे माइनस आएगा, इसका मतलब Nu माइनस इसमें कौन है, O है। तो इसका मतलब जब मैं Rx की क्रिया KONO के साथ कराऊंगा तो सिंपल सी बात है KX तो बाहर हो गया, अब O के साथ ये कनेक्ट हो जाएगा तो RONO बन जाएगा। R को हम क्या बोलते हैं, एल्किल, और ONO का नाम क्या है, नाइट्राइट, तो एल्किल नाइट्राइट बन जाएगा प्लस KX बाहर हो जाएगा। अब R को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में चेंज करते रहो, अलग अलग उत्पाद जो है वो बनते जाएंगे, ये मैं सिखा चुका हूं शुरू में ही, बस अब कुछ नहीं करना, R को चेंज करना है। जैसे जैसे R को चेंज करते जाओगे डिफरेंट डिफरेंट उत्पाद बनते जाएंगे। KCl यहां से बाहर कर देंगे, KCl यहां से बाहर कर देंगे, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा तो CH3ONO प्लस KCl बन जाएगा। यहाँ पे KCl बाहर होगा, CH3 CH2 और ONO अटैच हो जाएगा और KCl बाहर हो जाएगा। तो इसका नाम क्या है, CH3 का मैथिल, तो मैथिल नाइट्राइट, CH3 CH2 का नाम क्या, एथिल, तो एथिल नाइट्राइट बन जाएगा। तो आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। चलें मैं इसमें एक रिएक्शन को छोड़ देता हूं, नेक्स्ट देखें। फोर्थ हमारे पास है AgNO2 के साथ क्रिया। तो ये होगा हमारे पास Rx प्लस AgNO2, यहां से क्या होगा, AgX बाहर होगा और बाहर होने के बाद अब ऑक्सीजन अटैच होगा या फिर नाइट्रोजन अटैच होगा, अब ये देखने वाली बात है। तो यहां से AgX तो हमने कर दिया बाहर, अब बात करते हैं क्या जुड़ेगा, तो R के साथ N जुड़ेगा, RNO2। यहां पे एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से तुमने पढ़ा कि KCN क्या था, आयनिक, और AgCN क्या था, सहसंयोजक, तो यहां से हमें एक हिंट मिलती है कि पोटेशियम वाले जितने होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, आयनिक, और सिल्वर वाले जनरली कैसे होते हैं, सहसंयोजक होते हैं। तो अब होता क्या है, ये पार्ट तो मैं समझ में आया, K प्लस में O माइनस में ब्रेक हो गया तो O इसके साथ अटैच हो गया, इस केस में N क्यों आया, देखें ये जो AgNO2 है, AgNO2 क्वेश्चन ये उठता है, ठीक है अगर ये सहसंयोजक है तो O भी तो जुड़ सकता था क्योंकि O के पास भी लोन पेयर होते हैं, N के पास भी लोन पेयर होते हैं, तो इसका मतलब है O भी जुड़ सकता था। पर यहां पे अब दिक्कत यह है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में नेगेटिव ज्यादा कौन होता है, ऑक्सीजन होता है, और नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेना, ये ध्यान रखना, जो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो उतने जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो नेगेटिव कम कौन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कह रहा है मैं नेगेटिव कम हूं, इसका मतलब मैं अपने लोन पर किसी को दे सकता हूं, ऑक्सीजन तो बिल्कुल नहीं देगा क्योंकि वो नेगेटिव ज्यादा होता है, वो लोन पेयर ले तो सकता है, इलेक्ट्रॉन ले तो सकता है पर जनरल देना पसंद नहीं करता। इसका मतलब है जो नेगेटिव कम होता है वो ज्यादा नेगेटिव वाले के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देता है, इसलिए यहां पे अटैक जो है वो N के लोन पेयर से लगा है, इसलिए RNO2 बना है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी R को चेंज कर लो, डिफरेंट डिफरेंट उत्पाद बनते जाएंगे, कुछ नहीं करना, सेम है जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। देखें तो यहां क्या होगा, AgCl बाहर हो गया और CH3NO2 प्लस AgCl बाहर हो जाएगा। तो आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। चलें अब एक क्वेश्चन है, चलो मन में आ रहा है तो बता ही देता हूं, हालांकि मैंने बोला है कि 12th में ऐसा कुछ आता नहीं है इतना,
यूपी बोर्ड में, बट फिर भी देखें, जैसे मैंने लिखा CH3Cl प्लस OH माइनस, CH3Cl प्लस SH माइनस। पहले वाले केस में बन रहा है CH3OH प्लस Cl माइनस, यानी ये बैक साइड आया, अटैक करा, ये बाहर हो गया, तो OH इसके साथ आ गया, Cl ये हो गया। सेम यहाँ SH माइनस का अटैक यहाँ होगा, तो CH3SH बन जाएगा और Cl माइनस बाहर हो जाएगा। अब बात आती है दोनों में से रिएक्शन कौन सी फास्ट होगी, दोनों में से कौन सी फास्ट होगी। अब बात समझें, इसकी डिग्री और इसकी डिग्री की बात करें तो हमने पढ़ा SN2 कहां फास्ट होगी, जहां पे मैथिल होगा, फिर 1 फिर 2 और फिर 3। ध्यान से देखें, निकलने वाला समूह सेम है, इससे सॉल्व नहीं होगा, मैथिल मैथिल है, इससे भी सॉल्व नहीं होगा, यानी पहले और दूसरे वाले से सॉल्व ये नहीं हो रहा है। तो अब हम तीसरे वाले पर चले जाएंगे, जिससे मैंने बोला था Nu माइनस। तो मैंने बोला था प्रबल Nu माइनस होगा तो रिएक्शन फास्ट होगी, और दुर्बल Nu माइनस होगा तो रिएक्शन स्लो होगी। तो देखें यहाँ पे जो OH माइनस है ये कहां से आया, पहले इस बात को समझें। पानी H2O, H2O, O की जगह S ले लिया मैंने, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, उससे टीपो, ये क्या है, उससे टीपो, समूह नंबर 16। इसका मतलब है ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, तो दोनों एक ही फैमिली के हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो यहां से H प्लस जब बाहर होगा तो OH माइनस बनेगा, ये H प्लस यहां से बाहर, तो यहां से H प्लस बाहर होगा तो यहां पे SH माइनस बनेगा। तो ये ऐसा आया है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगर OH किसी के साथ जुड़ जाए तो अल्कोहल, और SH किसी के साथ जुड़ जाए तो थायो अल्कोहल हो जाता है। कभी कभी थायोल बोल देते हैं, नहीं तो थायो अल्कोहल बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये अल्कोहल, और जब SH जुड़ेगा तो हम बोलते हैं थायोल। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक। तो ये हमारे पास थायो अल्कोहल हो गया, ये हमारे पास हो गया अल्कोहल। अब बात समझे, रिएक्शन दोनों में से कौन सी फास्ट होगी। तो ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, उससे टीपो। तब होता क्या है, ऑक्सीजन और सल्फर क्योंकि एक ही फैमिली का पार्ट है, तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर Nu माइनस की क्षमता या पावर मान लो, Nu माइनस की पावर बढ़ती है। इसका मतलब है जो समूह में नीचे होगा वो प्रबल Nu माइनस होगा, जो समूह में नीचे होगा वो प्रबल Nu माइनस होगा, और जो समूह में ऊपर होगा वो दुर्बल Nu माइनस होगा। इस तरीके से हम Nu माइनस की पावर चेक कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन और सल्फर की बात करें तो सल्फर नीचे है, इसका मतलब है Nu माइनस की पावर बढ़ती है, तो बढ़ती है तो सल्फर की पावर ज्यादा होगी। इसका मतलब यहाँ पे जो अटैक लगेगा वो फास्ट लगेगा, इसका मतलब यहाँ पे जो SN2 है वो फास्ट यानी तीव्र होगी। तो आई होप कि सारा पार्ट आपको समझ में आया होगा, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है। हमने पढ़ा क्या, एक तो हमने पढ़ा SN1 डिटेल में पढ़ा है, और हमने पढ़ लिया SN2 डिटेल में। अब हम बात करेंगे कि जो अगले हमारे पास टॉपिक बच रहे हैं, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में पूरे चैप्टर को फिनिश कर दूं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट टॉपिक के साथ।